नमस्कार स्टूडेंट, चलिए शुरू कर लेते हैं हमारे आज के सेशन को, जिसमें हम बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स पर, जो अभी तक एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। हम किरण पब्लिकेशन का 2024 एडिशन, जो कि अभी तक का लेटेस्ट एडिशन है, फॉलो कर रहे हैं। इसमें 2018 से दिसंबर 2023 तक के क्वेश्चन मौजूद हैं। इस पर लिखा हुआ है 16,950 प्लस। तो आप इस एडिशन को अरेंज कर लें, अपने दोस्तों वगैरह से ले लें। इसके अलावा हम जो भी क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करते हैं उनको पीडीएफ की फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं और इस टेलीग्राम चैनल को हमने लिंक किया हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल से। यूट्यूब चैनल के फ्रंट पेज पर इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। ये फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड छठी वीडियो है। 79 से 88 तक के सेंटेंस हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो सीक्वेंस इस एडिशन के हिसाब से है। इसके अलावा हर सेंटेंस के नीचे हम उस एग्जाम का नाम डेट के साथ लिख देते हैं जिस एग्जाम में वो क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप इस एग्जाम के नाम और डेट के हिसाब से भी इन सेंटेंसेस को, इन क्वेश्चंस को अपने वाले एडिशन में, अपने वाली बुक में ढूंढ सकते हैं। जैसे ये जो क्वेश्चन है, ये आया हुआ है SSCSI इन दिल्ली पुलिस CAPFS एंड ASI CISF एग्जाम में, जो 12 मार्च 2019 को पहली शिफ्ट में हुआ था। ये आपके सामने क्वेश्चन है सॉरी ये आपके सामने क्वेश्चन है जिसमें एक ब्लैंक दिया हुआ है। इस ब्लैंक को फिल करना होता है। अब इसको जो फिल करना है वो चाहे अपनी आप ये जो फिलअप्स हैं, ये आपकी ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग पे बेसिस हो सकते हैं और ये जो है आपकी वोकैबुलरी के आधार पर आपसे पूछे जा सकते हैं। आपकी वोकैबुलरी की समझ जानने के लिए आपको दिए जा सकते हैं। इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट है, जो ऑब्जेक्टिव मीनिंग है किसी इंफॉर्मेशन का, उस पर आधारित भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो सेंटेंस दिया हुआ है 79, इसको शुरू कर लेते हैं। आई लुक्ड एट माई डैमेज्ड कार एंड, फिर ब्लैंक दिया हुआ है, हाउ मच इट वुड कॉस्ट टू रिपेयर इट। सेंटेंस को सिंटैक्टिकली एनालाइज करते हुए जाएंगे, देखेंगे ब्लैंक में क्या आना है। आई यहाँ पर प्रोनाउन लगा हुआ है जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में है। लुक्ड इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब होती है, इसीलिए उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा नहीं, लेकिन हमें वो ऑब्जेक्ट लिखना था जिसको जो है लुक किया गया। तो हमने एट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लगाकर, एट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाकर उस नाउन फ्रेज को लिखना है। एट हो गई प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद हो गया उसका ऑब्जेक्ट माई डैमेज्ड कार। कार यहाँ पर नाउन है, डैमेज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि एडजेक्टिव हो गया इस कार के लिए, और ये जो माई है पजेसिव डिटर्मिनर हो गया कार की पोजेशन या ओनरशिप को एक्सप्रेस करने के लिए। लुक, स्टेयर, गेज, लाफ, इस तरह की वर्ब के साथ हम एट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। ये एक डायरेक्टेड या टारगेटेड पॉइंट को रिफर करता है। उसके बाद एंड कंजंक्शन लगाया गया और एंड कंजंक्शन लगाकर दूसरी वर्ब को जोड़ा गया है। यहाँ पर देखिए ये जो एंड कंजंक्शन है, ये कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है और कोऑर्डिनेट नेचर के कंजंक्शन सेम रैंक की स्ट्रक्चर को जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर जोड़ रहा है एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन दो वर्ब्स को। पहली वर्ब हो गई लुक्ड और दूसरी वर्ब होनी चाहिए थी यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म में। जो भी होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म में होगी, क्योंकि वो पास्ट इंडेफिनिट में है, तो इसको ही पास्ट इंडेफिनिट में ही हमें लेना पड़ेगा। तो वंडरिंग नहीं हो सकती, वंडर नहीं हो सकती, वंडर्स भी नहीं होगी। सही ऑप्शन हो जाएगा वंडर। एक्चुअली में वंडर का मतलब क्या है? वंडर का मतलब समझ लेते हैं, किसी और सेंटेंस में भी इस वर्ब का मीनिंग जो है आपके क्वेश्चन में आ सकता है। देखिए वंडर जब वर्ब होती है, एक्चुअली में नाउन भी हो जाता है। जब ये नाउन होता है तो उसका मतलब होता है समथिंग अनएक्सपेक्टेड, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड या कुछ भी अनयूजुअल थिंग को रिफर करता है। वंडर जब वर्ब होती है तो इसका मतलब होता है टू आस्क योरसेल्फ क्वेश्चंस, अपने आप से सवाल पूछना। या फिर इसका मतलब हो सकता है टू बी क्यूरियस अबाउट समथिंग, किसी चीज को लेकर क्यूरियस होना। या फिर इसका मतलब हो सकता है टू हैव अ डिजायर टू नो समथिंग या टू एक्सप्रेस। देखिए इस तरह से जो मैं लिखा देता हूँ 3-4 अलग अलग तरह की मीनिंग, इसी तरह से चीजों को जो है समझने की आदत डालिए। शब्दों का खेल है, कई बार अलग अलग शब्द मिलकर एक जैसे मीनिंग को कन्वे करते हैं। टू एक्सप्रेस अ विश टू नो समथिंग,
इस तरह के मीनिंग को जो है वंडर वर्ब कन्वे करती है। चारों में से कोई भी मीनिंग जो आपको सुटेबल लगे, सही लगे, वो यूज में ले आइए। अच्छा, वंडर जो है वो एक इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वंडर मूलतः यूजुअली इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। और वंडर के साथ जो आपको स्ट्रक्चर लिखी हुई मिलेगी, या तो वंडर के बाद एट प्रीपोजिशन लिखा हुआ मिलेगा। भाई अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट तो कोई आएगा नहीं, लेकिन अगर हमें किसी नाउन या किसी प्रोनाउन को लिखना भी है, ये बताने के लिए कि किस चीज को लेकर वो वंडर में है, किस चीज को लेकर वो क्यूरियस है, किस चीज के बारे में जानना चाहता है, तो हम एट प्रीपोजिशन लगाकर लिख सकते हैं या अबाउट प्रीपोजिशन लगाकर भी लिख सकते हैं। दोनों ही प्रीपोजिशन आपको वंडर वर्ब के साथ यूसेज में, फंक्शन में मिलेंगी। लेकिन एक जो स्ट्रक्चर आपके सेंटेंस में दी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वंडर के बाद कोई किसी तरह का प्रीपोजिशन यहाँ पर आपको लगा हुआ नहीं मिलता है। आप यहाँ पर लिखेंगे वंडर्ड और उसके बाद लिखा हुआ है एक इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। हालांकि सबऑर्डिनेट क्लॉज थी तो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर तो मैं इसको नहीं कहूंगा, असर्टिव स्ट्रक्चर है, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, एक इंटेरोगेटरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर वंडर्ड के बाद लिखी हुई है। एक्चुअली में इस तरह की स्ट्रक्चर में यूजुअली जो है वंडर इंट्रांजिटिव वर्ब के फंक्शन में होता है, लेकिन इस तरह की स्ट्रक्चर में जो वंडर है, अगर उसके बाद एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन लिखा हो, क्या है ये? इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन होता तो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में होता, ये एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट वे में लिखा हुआ है, एक इंटेरोगेटिव इंफॉर्मेशन है। तो अगर इस तरह की स्ट्रक्चर में वंडर के बाद कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है तो वंडर जो है ट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम करती हुई दिखाई देती है, ट्रांजिटिव वर्ब के फंक्शन में आती हुई दिखाई देती है। इस चीज को जरा ध्यान रखेंगे। तो 79 का हो गया दूसरा। उसके बाद जो है वंडर लगा हुआ है यहाँ पर, उसके बाद एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन लगा हुआ है, हाउ मच। एक यहाँ पर एडवर्ब लग गया, एडवर्ब ये इंटरोगेशन के लिए लगा है, इसीलिए इसी से स्टार्ट कर लिया गया, ये कंजंक्शन हो जाएगा। इट हो गया सब्जेक्ट, वुड मोडाल हो गया, और कोस्ट हो गया यहाँ पर मेन वर्ब जो कि इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। टू रिपेयर, यहाँ पर 2 + V1 इन्फिनेटिव लगाया गया है। ये कोस्ट के बारे में बताया गया है कि कोस्ट किस चीज की कोस्ट बताई जा रही है या किस से रिलेटेड कोस्ट है। और चूंकि ये इन्फिनेटिव था, ये भी एक इन्फिनेटिव में जो वर्ब है ये भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट ले लिया गया इट प्रोनाउन बनाकर। यहाँ पर इट रिफर कर रही है कार को। ठीक है, आगे चल लेते हैं। 79 हो गया, 80 पे चल लेते हैं। ये सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, देख लेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ पर ब्लैंक में क्या है। देखिए ये जो सेंटेंस है इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और 4 ऑप्शन जो है कंजंक्शन है। तो सेंटेंस को जो है पढ़ के ही पता चलेगा कि हमें किस फंक्शन का, किस मीनिंग को करने वाला कंजंक्शन हमें चाहिए। तो ये लिखा हुआ है यू, जो कि एक प्रोनाउन है। निश्चित तौर पर ही आप इसको सब्जेक्ट कंसीडर करके चलेंगे, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होने का यहाँ स्कोप नहीं है। विल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, फ्यूचर इंडेफिनिट को रिफर किया जा रहा है। नोट यहाँ पर एडवर्ब लगा हुआ है और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी एक दूसरी हेल्पिंग वर्ब हो गई इस वाली वर्ब को पैसिव स्ट्रक्चर में, पैसिव फॉर्म में ले जाने के लिए। नोट एडवर्ब को दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में लगा दिया जाता है। देखिए ये हेल्पिंग वर्ब रिफर कर रही है टेंस को, ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की हेल्प कर रही है टेंस को एक्सप्रेस करने में। ये वाली हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की हेल्प कर रही है पैसिव स्ट्रक्चर को एक्सप्रेस करने में। तो इसको भी हेल्पिंग वर्ब कंसीडर किया जा सकता है, इसको भी। नोट एडवर्ब को दोनों के बीच में लगा दिया जाता है। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये होगी एक पैसिव स्ट्रक्चर। अलाउड चूंकि ट्रांजिटिव वर्ब थी तो पैसिव उसका बन भी गया है। तो बेसिक बातें हैं जो अभी तक सभी लेक्चर में जो है मैं आपको समझाते हुए आ रहा हूँ, ये तो बैठी गई होंगी आपके दिमाग में। यू विल नॉट बी अलाउड, ठीक है। इन लग गया प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद लग गया इसका ऑब्जेक्ट। द फिल्म फेस्टिवल, फेस्टिवल हो गया यहाँ पर नाउन। एक्चुअली में ये जो फिल्म फेस्टिवल है पूरा ये कंपाउंड नाउन है, किसी इवेंट का, किसी ओकेजन का, किसी फेस्टिवल का नाम है, इसीलिए दोनों ही एफ जो है कैपिटल बनाए गए हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि ये फेस्टिवल नाउन हो गया और फिल्म इसके लिए एडजेक्टिव, ठीक है। ये कहना यहाँ पर सही लग सकता है आपको, लेकिन जस्टिफाइबल नहीं है, क्योंकि दोनों ही वर्ड जो है देखेंगे आप, फिल्म का एफ भी कैपिटल बनाया गया है और ये वाला फेस्टिवल का एफ भी कैपिटल बनाया गया है। इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा है ये किसी इवेंट का नाम है, ये एक प्रॉपर नेम है पूरा का पूरा ही। जैसे मैं लिख दूं महात्मा गांधी, तो महात्मा का एम बड़ा बनाता हूं, गांधी का जी बड़ा बनाता हूं, बिल्कुल ऐसे ही।
द यहाँ पर आर्टिकल लग गया उसकी स्पेसिफिकनेस को, डेफिनेटनेस को दिखाने के लिए। ब्लैंक यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ब्लैंक के बाद वाला स्टेटमेंट पढ़िए, यू हैव अ फोटो आईडी कार्ड, यू विल नॉट बी अलाउड इन द फिल्म फेस्टिवल, ब्लैंक, उसके बाद यू हैव अ फोटो आईडी कार्ड। यू फिर से यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन हैव यहाँ पर मेन वर्ब है जो कि ट्रांजिटिव वर्ब के फंक्शन में होगी, और ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके बाद लिखा हुआ उसका ऑब्जेक्ट। फोटो आईडी कार्ड, आईडी कार्ड यहाँ पर एक नाउन फ्रेज हो गई, फोटो आईडी कार्ड ये इसके लिए एडजेक्टिव लग गया, और ये हो गया आर्टिकल। पूरी नाउन फ्रेज जो है ऑब्जेक्ट बन गई हैव ट्रांजिटिव वर्ब का। तो किस तरह के यहाँ पर हमें किस तरह का कंजंक्शन हमें यहाँ चाहिए? क्या आपको दोनों सेंटेंस पढ़कर, दोनों क्लोज पढ़कर, सेंटेंस तो एक ही है, क्या दोनों क्लोजेस पढ़कर आपको ये समझ में आ रहा है कि इस वाली क्लोज का उस क्लोज से क्या रिलेशनशिप है? क्या आप इन दोनों के बीच के उस कनेक्शन को, उस रिलेशनशिप को समझ पा रहे हैं, पकड़ पा रहे हैं? अगर आप पकड़ पा रहे हैं तो फिर आपको जरूरत पड़ेगी इन चारों कंजंक्शन के मीनिंग और इन चारों के बीच में क्या डिफरेंस है वो जानने की, समझने की। अब देखिए, मैं ये चार ऑप्शन नहीं बताने वाला हूं, मैं आपके सामने चार कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, और इन चार कॉन्सेप्ट की हेल्प से आपके 40 से ज्यादा सेंटेंस हो जाएंगे, 400 भी हो सकते हैं। तो जरा इनको ध्यान से समझना। पहले मैं ले लेता हूं इफ को, क्योंकि इफ जो है इनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर इफ ही है, सबसे ज्यादा आप इफ को यूज होता हुआ देखोगे। चलो इफ और इन केस को रिलेट करके पढ़ाता हूँ, इफ और इन केस को दोनों को एक साथ ही पढ़ाता हूँ ताकि इनके बीच के डिफरेंस को भी आप समझ पाए। इफ, इधर लिखा मैंने इन केस। देखिए, दोनों के दोनों ही ऐसे कंजंक्शन है जो किसी कंडीशन को इंट्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखना चाहूं तो मैंने लिखा इफ इट रेन्स वी विल टेक एन अम्ब्रेला। उसी प्रकार से मैंने इन केस कंजंक्शन का यूज करके एक एग्जाम्पल यहां पे लिखा, टेक एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला की स्पेलिंग गलत हो गई, टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स। ठीक है, देखो इफ कंजंक्शन के द्वारा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक एक शब्द पर जरा ध्यान देना। इफ कंजंक्शन के द्वारा जिस क्लोज को जोड़ा जाता है वो क्लोज एक ऐसी कंडीशन होती है जो मेन क्लोज वाले एक्शन से पहले की होती है। एक प्रियर कंडीशन को जोड़ा जाता है। इफ कंजंक्शन के द्वारा एक ऐसी कंडीशन को जोड़ा जाता है जो मेन क्लोज वाले एक्शन से या मेन क्लोज वाली सिचुएशन से पहले होने वाला एक्शन होता है। भाई पहले बारिश होगी और बारिश हो गई तो हम छाता ले लेंगे, यही तो कहा जा रहा है। अगर आप इसको इंटरप्रेट करेंगे तो इसका मतलब यही है कि इफ क्लोज एक ऐसी कंडीशन को इंट्रोड्यूस करती है, या इफ कंजंक्शन एक ऐसी कंडीशन को इंट्रोड्यूस या जोड़ने के लिए लगाया जाता है जो कंडीशन मेन क्लोज वाले एक्शन से पहले का एक्शन हो। और मेन क्लोज वाला एक्शन क्या होता है? मेन क्लोज वाला एक्शन होता है कोई पॉसिबल या इमेजिन्ड रिजल्ट, कोई ऐसा रिजल्ट जो या तो पॉसिबल होगा, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो ये रिजल्ट पॉसिबल हो जाएगा, और अगर ये कंडीशन इमेजिनेशन में होती, मैंने कल या परसों शायद इस कॉन्सेप्ट को, इफ कंजंक्शन के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाया था, तो अगर ये इमेजिनेशन होती है तो ये रिजल्ट भी एक इमेजिन्ड रिजल्ट होता है, ऐसा रिजल्ट होता है जिसको इमेजिन किया गया है। फिलहाल मेन मुद्दा ये है कि इफ कंजंक्शन एक ऐसी कंडीशन को जोड़ता है जो मेन क्लोज वाले एक्शन से पहले की होगी। पहले बारिश होगी, छाता बाद में लेने की बात हो रही है। लेकिन आप अगर इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो इन केस ये जो कंजंक्शन है ये भी एक कंडीशन को जोड़ रहा है, लेकिन ये इन केस कंजंक्शन जिस कंडीशन को जोड़ रहा है या जिस क्लोज को, जिस इंफॉर्मेशन को जोड़ रहा है वो एक पॉसिबल सिनेरियो है, और वो एक ऐसा पॉसिबल सिनेरियो है जो मेन क्लोज वाले एक्शन के बाद में हो सकता है। यानी कि जो मेन क्लोज वाला एक्शन है, अम्ब्रेला को लेने वाला एक्शन, ये एक पहला एक्शन है। पहले छाता ले लो, बारिश होगी तो बाद में काम आएगा, वरना रखा रहेगा बैग में,
इस तरह के मीनिंग को कन्वे किया जा रहा है। यानी कि इन केस कंजंक्शन एक ऐसी क्लोज को, एक ऐसी इंफॉर्मेशन को, एक ऐसी सिचुएशन को जोड़ता है जो कि पॉसिबल सिनेरियो हो। पॉसिबल सिनेरियो से मतलब है मेन क्लोज वाले एक्शन के बाद हो सकता हो, मेन क्लोज वाले एक्शन के बाद हो सकता हो, के बाद हो सकता हो। ये एक ऐसी क्लोज है, एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मेन क्लोज वाले एक्शन के बाद हो सकती है। टेक एन अम्ब्रेला वाला एक्शन पहले हुआ, बाद में ये होगा, ये पॉसिबल हो सकता है। इस तरह की मीनिंग को कन्वे किया जाता है। एक्चुअली में ये टेक एन अम्ब्रेला वाला जो क्लोज है, ये जो मेन क्लोज है हमारी, ये मेन क्लोज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये प्रीकॉशनरी एक्शन है। प्रीकॉशनरी ये एक तरह का प्रीकॉशनरी एक्शन है। मतलब कि प्रीकॉशनरी एक्शन से मतलब है कि ये एक ऐसी प्रिपरेशन है। मेन क्लोज में जो एक इंफॉर्मेशन लिखी है, मेन क्लोज में जो एक्शन है वो एक प्रीकॉशनरी एक्शन है। मेरा मतलब है कि एक ऐसा एक्शन है जो कि एक प्रिपरेशन है, जो प्रिपरेशन हमने पहले से ही कर ली है। अगर बाद में बारिश हो जाती है या मेन इन केस क्लोज वाला, इन केस कंजंक्शन से जो क्लोज जोड़ी गई है वो एक्शन हो जाता है, तो ये प्रिपरेशन या ये प्रिकॉशनरी एक्शन किसी अनवांटेड सिचुएशन को प्रिवेंट करेगा। मेरी बात का जरा मतलब समझने की कोशिश कीजिए। दोबारा मैं अपने शब्दों को अच्छे से पिरो के जो है आपको समझाता हूं। मेन क्लोज वाला जो एक्शन है वो एक प्रिकॉशनरी मूव है, प्रिकॉशनरी एक्शन है। मतलब कि एक ऐसी प्रिपरेशन है जो हमने पहले से ही कर ली है, और ये प्रिपरेशन, ये प्रिकॉशनरी एक्शन अगर इन केस वाली क्लोज वाला एक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से जो अनवांटेड सिचुएशन हो सकती थी, उस अनवांटेड सिचुएशन को प्रिवेंट करेगा। इसीलिए इसको प्रिवेंटिव क्लोज भी कहा जा सकता है। ग्रामरियन इसको प्रिवेंटिव क्लोज भी कह सकते हैं, क्योंकि ये क्लोज हमारा छाता लेना प्रिवेंट करेगा किसी अनवांटेड सिचुएशन को। तो डिफरेंस समझ रहे हैं? इफ कंजंक्शन से हम ऐसी क्लोज को जोड़ रहे हैं जो कि कंडीशन है, जो कि प्रियर कंडीशन है, पहले वाला एक्शन, और मेन क्लोज वाला एक्शन उसका रिजल्ट है, पॉसिबल या इमेजिन्ड रिजल्ट होता है। और इन केस से हम एक ऐसा पॉसिबल सिनेरियो जोड़ते हैं जो कि हमारे मेन वाले एक्शन के बाद होने की जिसकी संभावना होती है। और मेन क्लोज में हमारा एक ऐसा एक्शन होता है जो हमने पहले से ही प्रिपरेशन कर ली है ताकि हम किसी अनवांटेड सिचुएशन को प्रिवेंट कर सकें। इसीलिए इसको प्रिवेंटिव क्लोज भी कहा जा सकता है। ये बेसिक जो मीनिंग है, जो बेसिक फंक्शन है इफ और इन केस के बीच का डिफरेंस है। अब एक और कंजंक्शन है आपका वेदर। इफ का मतलब तो आप समझ ही गए, इफ को किस तरह से यूज करते हैं। इफ और वेदर के बीच का डिफरेंस और समझ लीजिए। देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर, सी सेड टू मी, सी सेड टू मी डू यू नो मी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें एक डायरेक्ट क्वेश्चन या एक डायरेक्ट क्लोज लिखी गई है इन्वर्टेड कॉमास में। इसको अगर आप इनडायरेक्ट करने की कोशिश करोगे या इसको आप रिपोर्टेड स्पीच वाले वर्जन में लाने की कोशिश करोगे तो आप क्या लिखोगे? सेट टू की जगह आप आस्क कर दोगे, क्योंकि जो आपकी डायरेक्टेड वर्ड्स है, जो आपके डायरेक्ट वर्ड्स हैं, जो आपकी डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, वो एक क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन का, उस इंटेरोगेशन का मीनिंग ये वाली वर्ब कन्वे कर लेगी। सी आस्क्ड मी। अब आप यहाँ पर क्या लगाते हैं? इफ लगाते हैं, या फिर आप यहाँ पर वेदर लगा सकते हैं कंजंक्शन के रूप में। फिर उसके बाद आप यू को मी के हिसाब से आई कर देंगे, नो का आप न्यू कर देंगे, और मी को सी के हिसाब से हर कर देंगे, और इस तरह से लिख देंगे सी आस्क मी इफ या वेदर आई न्यू हर। देखिए इफ और वेदर का जो मीनिंग है, जो फंक्शन है, वो सिमिलर हो जाता है, ये एक जैसा बिहेव करते हैं। इफ और वेदर का जो फंक्शन है, जो मीनिंग है, वो सिमिलर हो जाता है, ये एक जैसा बिहेव करते हैं जब आप किसी रिपोर्टेड स्पीच में किसी इंटेरोगेटरी इंफॉर्मेशन को लिख रहे होते हैं। किसी रिपोर्टेड स्पीच में या किसी इनडायरेक्ट स्पीच में, किसी रिपोर्टेड स्पीच में किसी इंटेरोगेटरी इंफॉर्मेशन को लिख रहे होते हैं। देखिए ये जो इंफॉर्मेशन है, अब इसको आप इंटेरोगेटिव इंफॉर्मेशन नहीं कह सकते। ये अब इंटेरोगेशन नहीं है। इंटेरोगेशन ये तब थी जब ये वर्ड्स सी के थे।
अब ये जो वर्ड्स हैं वो रिपोर्टर के हैं, रिपोर्टर के लिए क्वेश्चन नहीं है, रिपोर्टर के लिए ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में इंटेरोगेशन की गई थी, और इंटेरोगेशन का मीनिंग आस्क वो हमने कन्वे कर दिया, तो अब वो इसको असर्टिव क्लोज में ही लिखता है, इसीलिए इसको असर्टिवली लिखा जाता है। तो यहाँ इस फंक्शन में इफ और वेदर एक जैसे सिमिलर मीनिंग में, सिमिलर कंटेक्स्ट में, सिमिलर फंक्शन में होते हैं। इसके अलावा इफ और वेदर के फंक्शन में डिफरेंस है। इफ का तो आपको पता ही है कि इफ को एक ऐसी क्लोज को इंट्रोड्यूस करने के लिए लगाया जाता है जो कि एक प्रियर कंडीशन हो, जिस पर किसी रिजल्ट का या किसी मेन क्लोज के एक्शन का होना या ना होना, करना या ना करना, किसी मेन क्लोज वाली स्टेट का होना या ना होना डिपेंड करता हो। अब वो पॉसिबल डिपेंडेंसी भी हो सकती है, इमेजिन डिपेंडेंसी भी हो सकती है। लेकिन ये जो कंजंक्शन है वेदर कंजंक्शन किसी ऐसी इंफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए लगाया जाता है जिसके बारे में हम अनसर्टेन हो, डाउट में हो। किसी, यहां पर लिख देता हूं ऐसी टूटी फूटी भाषा में, किसी ऐसी इंफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए जिसके बारे में सब्जेक्ट अनसर्टेन हो या डाउट में हो। एग्जाम्पल से जरा समझने की कोशिश कीजिए। मैंने लिखा सी डजंट नो। अब देखिए, डज नॉट नो लगाकर या डजंट नो लगाकर एक अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस किया गया है। या अगर आप ये कह रहे हैं सी डज नॉट नो, मतलब सी इज अनसर्टेन अबाउट समथिंग, तो यहाँ पर डज नॉट नो लगाकर एक अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस किया गया है मेन क्लोज में। अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस किया गया है मेन क्लोज में, और इस अनसर्टेनिटी को जिस सिचुएशन के बारे में या जिस सिचुएशन से रिलेटेड इस अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस किया गया है, उस इंफॉर्मेशन को लिखने के लिए ही हम वेदर कंजंक्शन को लगाते हैं। यानी कि वेदर कंजंक्शन को उस क्लोज को इंट्रोड्यूस करने के लिए लगाया जाता है जिसके बारे में हमने अनसर्टेनिटी एक्सप्रेस की हो, जिसके बारे में हम अनसर्टेन हो, डाउट में हो। शी डज नॉट नो वेदर हर फ्रेंड लाइक हर, और यहां पर हो गया वेदर कंजंक्शन। यहां पर हमने अनसर्टेनिटी एक्सप्रेस की, और उस अनसर्टेनिटी के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए, ये बताने के लिए कि ये अनसर्टेनिटी किस इंफॉर्मेशन, किस एक्शन, किस सिचुएशन से रिलेटेड है, हमने वेदर कंजंक्शन लगाकर वो सिचुएशन लिखी, वो सिनेरियो लिखा, वो इंफॉर्मेशन, वो जो है एक्शन लिखा। अब जिस तरह से यहाँ पर डज नॉट नो लगाया, मैंने कुछ और भी लिख सकता था। मैं यहाँ पर डज नॉट नो की जगह मैं पूरा डाउट ही लिख सकता हूँ, सी डाउट्स। अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो भी आप अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, सी डाउट्स वेदर हर फ्रेंड लाइक हर। या फिर आप डाउट की जगह वंडर्स भी लिख सकते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले वंडर्स का मीनिंग बताया था, टू आस्क योरसेल्फ क्वेश्चन, मतलब अपने आप से सवाल पूछना। तो इसका मतलब अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस किया जा रहा है। किस बारे में अनसर्टेनिटी एक्सप्रेस की जा रही है, उस इंफॉर्मेशन को लिखने के लिए वेदर कंजंक्शन को लगाया जाता है। ये हो गया इफ और वेदर के बीच का एक बेसिक डिफरेंस। अच्छा, वेदर का एक फंक्शन और है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा आई डज नॉट नो वेदर टू स्टे और गो। अब देखिए, जो वेदर वर्ड है यहाँ पर कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल नहीं हो रहा। वेदर वर्ड यहाँ पर अभी भी अनसर्टेनिटी को ही एक्सप्रेस कर रहा है, और अनसर्टेनिटी है किससे रिलेटेड, कि रुकना है या जाना है। ये जो दो एक्टिविटी हमने इन्फिनेटिव में लगाकर जोड़ी है और कंजंक्शन से, और कंजंक्शन अल्टरनेट ऑप्शन जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। तो ये दो एक्टिविटी इन्फिनेटिव में जो हमने और कंजंक्शन से जोड़ी है, इन दोनों को लेकर जो अनसर्टेनिटी है उसको एक्सप्रेस करने के लिए वेदर को लगाया गया है एक एडवर्ब की तरह। और नो ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, और इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया है पूरी की पूरी फ्रेज। या यूं कहिए कि नो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया वेदर के द्वारा रिफर की जाने वाली इनडायरेक्ट वे में वो अनसर्टेनिटी,
और उसी अनसर्टेनिटी के मीनिंग को फर्दर क्लैरिफाई करने के लिए, कॉम्प्लीमेंट देने के लिए, ये बताने के लिए कि वो अनसर्टेनिटी किसके बारे में है, ये इंफिनिटिव फ्रेज आई है और कंजंक्शन से हमने दो वर्ब को जोड़ दिया। ये नो वाले कॉन्सेप्ट पर मैंने तो कल भी बात की थी, तो अगर आप मेरी वीडियो सीक्वेंस में देख रहे हैं तो यहाँ जो है डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है। इस तरह से कहा जा सकता है कि वेदर को अल्टरनेट ऑप्शंस को जोड़ने के लिए भी, या बताने के लिए भी, या अल्टरनेट ऑप्शन से रिलेटेड अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। लिख दूं क्या यहाँ पर, वेदर को, अरे यार ये सब अपने आप लिख लेना, काफी बड़ा हो जाएगा लेक्चर। मैं रिपीट कर देता हूं, वेदर को एक एडवर्ब के रूप में दो अल्टरनेट ऑप्शंस के बीच में अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। स्ट्रक्चर आपके सामने ये रही, फंक्शन आपके सामने ये रहा, यूसेज आपके सामने ये रहा। फिर एक अब हमारा जो अगला कंजंक्शन है वो है अनलेस। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। मैंने लिखा यू wouldn't pass the exam unless you study hard। अगर आप अनलेस ये अनलेस कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अनलेस के बाद जो क्लोज लिखी गई है उस क्लोज पर ध्यान देंगे और मेन क्लोज से इसका रिलेशन, इसका जो है रिलेशन या कनेक्शन देखने की कोशिश करेंगे तो आपको पता लगेगा कि अनलेस कंजंक्शन एक ऐसी क्लोज को इंट्रोड्यूस करने के लिए लगाया जाता है जिसके बिना मेन क्लोज वाला एक्शन नहीं होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अनलेस कंजंक्शन एक ऐसी क्लोज को इंट्रोड्यूस करने के लिए लगाया जाता है जिसके बिना मेन क्लोज वाला एक्शन नहीं होगा। यानी मेन क्लोज वाला एक्शन तभी होगा, उसी सिचुएशन में होगा जब अनलेस कंजंक्शन से जोड़ी गई कंडीशन या अनलेस कंजंक्शन से जोड़ी गई क्लोज वाला एक्शन या वो कंडीशन फुलफिल हो जाए। यानी जब तक अनलेस कंजंक्शन से जोड़ी गई क्लोज वाला एक्शन नहीं होगा तब तक ये भी नहीं होगा। ये केवल तभी पॉसिबल है जब ये हो जाए। इस तरह की कंडीशन को या इस तरह की क्लोज को जोड़ने के लिए हम अनलेस कंजंक्शन का प्रयोग कर लेते हैं। तो इसको यहाँ पर लिखवाने की जरूरत है क्या? ऐसे लिखवाऊं क्या, इमला लिखवाऊं क्या यहाँ पे? ये तो नकल हो जाएगी। खैर मैं यहाँ पे लिखवा दूंगा। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अनलेस कंजंक्शन एक ऐसी क्लोज या एक ऐसी इंफॉर्मेशन को जोड़ने के लिए लगाया जाता है जिसके बिना मेन क्लोज वाला एक्शन नहीं होगा। मतलब मेन क्लोज वाला एक्शन तभी हो सकता है जब अनलेस कंजंक्शन वाली क्लोज या अनलेस कंजंक्शन से जो कंडीशन जोड़ी गई है वो कंडीशन फुलफिल हो जाए। अब जरा यहाँ पर आइए, वापस इस पे सेंटेंस पे चलते हैं हमारे। इन केस हो गया। इन केस इफ से हम एक ऐसी कंडीशन जोड़ते हैं जो प्रियर कंडीशन होती है। इफ यू हैव ए फोटो आईडी कार्ड यू विल नॉट बी अलाउड इन द फिल्म फेस्टिवल। ये तो बिल्कुल अपोजिट सिनेरियो हो गया। अगर आपके पास फोटो आईडी कार्ड है पहले से, अगर आप इफ कंजंक्शन यहाँ पर लगा रहे हैं तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके पास पहले से अगर फोटो आईडी कार्ड है तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ये तो उल्टा सिनेरियो हो गया। अगर आपके पास फोटो आईडी कार्ड है तब तो आपको अलाउ किया जाना चाहिए। तो ये तो मीनिंगलेस हो गया। इन केस यू विल नॉट बी अलाउड इन द फिल्म फेस्टिवल इन केस यू हैव ए फोटो आईडी कार्ड। मतलब आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको अलाउ नहीं किया जाएगा फिल्म फेस्टिवल में कि अगर बाद में कभी आपके पास फोटो आईडी कार्ड निकल गया तो नहीं। ये भी बिल्कुल मीनिंगलेस है। वेदर क्या अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस किया जा रहा है? नहीं, कहीं कोई ऐसी वर्ब नहीं लिखी जहां पर किसी अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस किया जा रहा हो। यहाँ पर आना चाहिए अनलेस। अनलेस को यहाँ पर लगाकर देखो, सिंटैक्टिकली और मीनिंगफुली सही है सेंटेंस। यू विल नॉट बी अलाउड इन द फिल्म फेस्टिवल अनलेस यू हैव ए फोटो आईडी कार्ड। मतलब जब तक अनलेस कंजंक्शन से जोड़ी गई कंडीशन या क्लोज या ये वाला एक्शन फुलफिल नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, तब तक ये नहीं होगा। मतलब मेन क्लोज वाला एक्शन तभी हो सकता है जब ये हो जाए। 80 का दूसरा हो गया। 81 पर चल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? हिज कंपनी हैज द, फिर ब्लैंक दिया हुआ है, ऑफ प्रोड्यूसिंग द बेस्ट क्रिकेट बॉल्स इन द कंट्री। यहाँ पर एंजॉय कैपिटल कर दिया, यहाँ पर ये स्मॉल होना था।
तो हिज कंपनी, कंपनी यहाँ पर नाउन हो गया, हिज हो गया डिटर्मिनर, पूरी की पूरी नाउन फ्रेज है, सबको पता है ये सब्जेक्ट होगी। हैज यहाँ पर मेन वर्ब हो गई, और मेन वर्ब है तो ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट लिखा भी गया है, कैसे पता चल रहा है ऑब्जेक्ट लिखा जाना है? द आर्टिकल लगा है जो निश्चित रूप से ही किसी नाउन से पहले होगा। अभी देख लेंगे, पहले पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं, पूरा सेंटेंस एक बार इंटरप्रेट कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तभी अच्छे से बता पाएंगे कि इन चारों में से कौन सा नाउन यहाँ पर आना है। ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया, चूंकि एक वर्ब थी तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म को लिखा, मतलब जीरेंड, एक जीरेंड को ऑब्जेक्ट बनाकर लिखा। जीरेंड नाउन होता है, ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, लेकिन जीरेंड होता है नॉन फाइनाइट वर्ब, तो वर्ब है तो ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेगी, और वो ऑब्जेक्ट लिया उसने इस नाउन फ्रेज के रूप में। क्रिकेट बॉल्स, बॉल्स नाउन हो गया, क्रिकेट इसके लिए नाउन मॉडिफायर यानी कि एडजेक्टिव हो गया, दूसरा एडजेक्टिव लग गया बॉल्स के बारे में बताने के लिए, और फिर एक आर्टिकल लग गया, क्योंकि एडजेक्टिव या आप सुपरलेटिव लगा रहे थे तो स्पेसिफिक तो आपने कर ही दिया। इन प्रीपोजिशन हो गई, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट हो गया, वो प्लेस को रिफर करने के लिए, ठीक है, एडवर्ब प्लेस के रूप में आ गया। तो क्या आना चाहिए यहाँ पर? हिज कंपनी हैज द ओपिनियन ऑफ प्रोड्यूसिंग द बेस्ट क्रिकेट बॉल्स इन द कंट्री, नहीं, ब्रांड और प्रोड्यूसिंग द बेस्ट क्रिकेट बॉल्स इन द कंट्री, रेपुटेशन। देखिए रेपुटेशन यहाँ पर सही वर्ड होना चाहिए। जो वर्ड्स होते हैं उनका एक डोमेन होता है, उनका एक मीनिंग होता है, उनका एक फंक्शन होता है, उनका एक कंटेक्स्ट होता है कि इस मीनिंग के साथ इस मीनिंग को कन्वे करते हुए, इस फंक्शन में आते हुए, इस कंटेक्स्ट में, इस डोमेन में ये वर्ड यूज किया जाता है। तो हिज कंपनी हैज द रेपुटेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग द बेस्ट क्रिकेट बॉल्स इन द कंट्री। ब्रांड का मतलब क्या है? देखिए किसी प्रोडक्ट को, किसी कंपनी के द्वारा बनाए गए किसी प्रोडक्ट को, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी पर्सन, किसी कंपनी के द्वारा दी गई किसी सर्विस को अगर वो अच्छी क्वालिटी की है तो उसको ब्रांड कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है। मैं यहां पर लिखवा देता हूं, ब्रांड का मतलब अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय ए कंपनी। इसके अलावा कोई पर्सन या कोई थिंग, किसी पर्सन या किसी थिंग को भी ब्रांड कंसीडर किया जा सकता है अगर वो पर्सन, वो थिंग मार्केट में अच्छी वैल्यू रखती हो, उनकी सोशल वैल्यू अच्छी हो, उनकी मार्केट वैल्यू अच्छी हो, वो अच्छी क्वालिटी की हो, तो भी उनको, उस पर्सन को भी, किसी ऐसे पर्सन को जिसकी बहुत हाई सोशल इंपॉर्टेंस हो, बहुत हाई सोशल वैल्यू हो, मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी हो, उसको भी ब्रांड कंसीडर कर लिया जाता है। लेकिन ब्रांड यहाँ पर आएगा नहीं, ब्रांड यहाँ पर मीनिंगफुल नहीं है। हिज कंपनी हैज द ब्रांड ऑफ प्रोड्यूसिंग, नहीं। पोजीशन भी यहाँ पर सही नहीं होना है, यहाँ पर रेपुटेशन सही होना है। पोजीशन एक प्लेस को रिफर करता है, तो यहाँ पर किसी प्लेस को रिफर नहीं किया जा रहा। 81 का थर्ड हो जाएगा, कंटेक्स्ट के हिसाब से ये वर्ड सही है। अब रेपुटेशन का भी क्या मीनिंग बताऊं मैं तुम्हें, ये तो बेसिक से वर्ड है, सबको इनके मीनिंग पता होते हैं। 82 पर आते हैं, टाइम को वेस्ट किए बिना ही। अराउंड 60 ब्रांड्स, अराउंड 60 बैंड्स इन कलरफुल, आगे जो है एक नाउन आना है क्योंकि कलरफुल एडजेक्टिव लिखा हुआ है। टुक पार्ट इन द नोटिंग हिल कार्निवल, पूरी एक नाउन फ्रेज लिखी हुई है, किसी कार्निवल का, किसी इवेंट का, किसी फेयर का नाम है। अराउंड, अराउंड के बारे में समझ लेते हैं। एक अच्छा वर्ड आया है जो कि हमारे ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा शब्द है, अराउंड। अराउंड जो वर्ड है वो प्रीपोजिशन भी हो जाता है और एडवर्ब भी हो जाता है। अराउंड वर्ड किसी ऑब्जेक्ट के, किसी प्लेस के चारों तरफ की लोकेशन को, प्लेस को, पोजीशन को या डायरेक्शन को रिफर करता है। तो या मैं लिख दूं यहां पर, इंग्लिश में अगर मैं लिखना चाहूं, इन और एट द प्लेस, पोजीशन और डायरेक्शन सराउंडिंग। क्या कहा मैंने? ये जो अराउंड है, चाहे प्रीपोजिशन हो, चाहे एडवर्ब हो, ये किसी ऑब्जेक्ट के, किसी भी थिंग के, किसी भी पर्सन के चारों तरफ के प्लेस को, इर्द गिर्द की पोजीशन को, इर्द गिर्द की डायरेक्शन को रिफर करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा, वी सेट अराउंड द टेबल,
तो अराउंड द टेबल का क्या मतलब है, ये अगर आपकी टेबल है तो टेबल के अराउंड मतलब इस टेबल को सराउंड करते हुए, कोई यहाँ बैठ गया, कोई यहाँ बैठ गया, कोई यहाँ बैठा है, कोई यहाँ बैठा है, कोई यहाँ बैठा है, कोई यहाँ, कोई यहाँ, टेबल को सराउंड करते हुए बैठे हैं वो। तो अराउंड यहाँ पर क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन के बाद इसका ऑब्जेक्ट आ गया। तो अराउंड किसको रिफर कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग पोजीशन को, सराउंडिंग प्लेस को, सराउंडिंग डायरेक्शन को। अब अगर मैं इसको एडवर्ब की तरह यूज करना चाहूँ अराउंड को, तो मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर नए वर्ड पर आ जाते हैं, सी पास्ड द बोतल ऑफ वाइन अराउंड। अराउंड को जो है मैंने एडवर्ब की तरह रिफर कर दिया, एडवर्ब को प्लेस की तरह जो है मैंने यूज कर लिया। अच्छा, सी पास द बॉटल ऑफ वाइन अराउंड, तो कैसे बैठे हुए थे वो, इस तरह से बैठे हुए थे। इनमें से कोई एक शी होगी, शी ने यहाँ से वाइन की बोतल उठाई, इसको दे दी, फिर इसने इसको दे दी, या सी ने ही चारों तरफ इधर को घुमा दी, तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो। तो इस डायरेक्शन में उसने बोतल को इस पोजीशन में, इस प्लेस में जो है पास कर दिया बोतल को। तो इस पोजीशन, इस सराउंडिंग पोजीशन को रिफर करने के लिए हमने क्या लगाया, अराउंड। इसके अलावा अराउंड का एक और मीनिंग है जो आपके सेंटेंस में मीनिंगफुल है, और अराउंड यहाँ पर एडवर्ब होता है, और अराउंड का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली। और इस मीनिंग में ये किसी अमाउंट से या किसी नंबर से पहले लिखा जाता है। कोई अमाउंट होगा, कोई क्वांटिटी, किसी क्वांटिटी को रिफर करने के लिए कोई नंबर होगा या कोई अमाउंट होगा, उसी का तो अप्रोक्सीमेशन हम कर रहे होंगे, अप्रोक्सीमेटली उसी को तो बता रहे होंगे। तो किसी क्वांटिटी को रिफर करने वाला कोई अमाउंट होगा या कोई नंबर होगा जो कि डिटर्मिनर बनकर लग रहा होगा, उससे पहले क्या लगा देंगे, अराउंड लगा देंगे, एडवर्ब के रूप में डिटर्मिनर के को मॉडिफाई करने के लिए। उसी तरह से जो है आपके सेंटेंस में लगा हुआ है यहाँ पर अराउंड। क्या कहा जा रहा है, 60 बैंड्स, बैंड्स हो गया नाउन, चूंकि वो 60 थे तो यहाँ पर एस लगा दिया क्योंकि काउंटेबल कॉमन नाउन था, और 60 की वजह से प्लूरल हो गया। अराउंड लगाया एडवर्ब अप्रोक्सीमेटली के मीनिंग को कन्वे करने के लिए। अराउंड किसको मॉडिफाई कर रहा है, 60, जो कि एक डिटर्मिनर है, कार्डिनल नेचर का नंबर है। तो इस तरह से ये जो फ्रेज हो गई पूरी की पूरी एक नाउन फ्रेज हो गई, नाउन उसके पहले डिटर्मिनर और डिटर्मिनर के लग गया एडवर्ब, और ये नाउन फ्रेज जो है सब्जेक्ट के फंक्शन में आ गई। इन प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद लिखा जाना चाहिए था उसका ऑब्जेक्ट। अब ये जो प्रीपोजिशन लगाई गई है ये इस नाउन के लिए लगाई गई है, तो प्रीपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगी, लेकिन प्रीपोजिशन फ्रेज जो है हमारे पास अधूरी है। देख लेते हैं यहाँ पर क्या नाउन आना है। कलरफुल लिखा हुआ है एडजेक्टिव, नाउन देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है, क्लोथिंग्स, कॉस्ट्यूम्स, अपैरल्स, ड्रेसिंग। 4 सिमिलर वर्ड्स को लिखा गया है, 4 ऐसे वर्ड्स को लिखा गया है जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में अटायर को रिफर करते हैं, क्लोथ्स को ही, कपड़ों को ही, पोशाक को ही रिफर करते हैं। लेकिन चारों का जो यूसेज है, चारों का जो फंक्शन है, या इनके जो मीनिंग में सटल डिफरेंस है, जो बहुत जरा सा डिफरेंस है, उसी की वजह से इनमें से हम 3 को हटा देंगे, किसी एक को ही लिखेंगे। सबसे पहले शुरू कर लेते हैं क्लोथिंग से। देखो क्लोथिंग ना एक ऐसा अटायर होता है जो कि एवरीडे यूज या डेली पर्पस में आप पहनते हैं, ठीक है। क्लोथिंग रिफर्स टू ऑल टाइप्स ऑफ एवरीडे वियर, एवरीडे वियर, एवरीडे वियर या एवरीडे अटायर। वियर को मैं नाउन की तरह यूज कर रहा हूं, एवरीडे का मतलब डेली, दोनों के दोनों एडजेक्टिव है। एवरीडे का मतलब हो जाता है डेली, वो पोशाक, वो कपड़े जो हम एवरीडे यूज में, डेली यूज में पहनते रहते हैं, कोचिंग जाने के लिए, स्कूल तो नहीं कहूँगा मैं, स्कूल में यूनिफॉर्म होती है, कोचिंग जाने के लिए, मार्केट जाने के लिए, दोस्तों के साथ घूमने के लिए, ठीक है, रेस्टोरेंट जाने के लिए, जो हम कपड़े डेली यूज में, एवरीडे यूज में पहनते रहते हैं, उन्हीं को जो है क्लोथिंग रिफर करता है। ये एक तरह की जनरल अटायर होती है। जनरल सेंस में इस तरह के एवरीडे यूजेस के कपड़ों को जो है क्लोथिंग कह दिया जाता है, जनरल अटायर होती है। अटायर का मतलब क्लोथ ही होते हैं, अटायर का मतलब क्लोथ, ठीक है। अब देखिए जो क्लोथिंग है ना, ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है।
तो इसमें एस नहीं लगना था, आपने ऑप्शन में एस लगा रखा है। तो जिसको ये बात पता होती है वो तो इस ऑप्शन को पहले हटा देता। लेकिन कॉस्ट्यूम अच्छा वर्ड है, कॉस्ट्यूम के बारे में जरा अच्छे से जान लेते हैं। कॉस्ट्यूम का मतलब क्या होता है? ये जो कॉस्ट्यूम होते हैं ये एक तरह के स्पेसिफिक अटायर होते हैं जो किसी स्पेसिफिक इवेंट में, किसी स्पेसिफिक फंक्शन में, किसी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में, किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए पहने जाते हैं। कॉस्ट्यूम्स वो सेट ऑफ क्लोथ्स है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कॉस्ट्यूम इज अ सेट ऑफ क्लोथ्स, set of clothes worn to represent a specific character। आपने वो देखे होंगे थिएटर या प्ले वगैरह, उसमें तरह तरह के जो है वो कपड़े पहन के वो एक्टर्स आ जाते हैं, एक्ट्रेस आ जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? कॉस्ट्यूम कहा जाता है। और जो उनको डिजाइन करता है उसको क्या कहा जाता है? कॉस्ट्यूम डिजाइनर कहा जाता है। तो कॉस्ट्यूम का मतलब हो गया सेट ऑफ क्लोथ्स वॉर्न टू रिप्रेजेंट ए स्पेसिफिक कैरेक्टर। अगर आपकी और हमारी तुम्हारी भाषा में कॉस्ट्यूम के बारे में जानने की कोशिश करें तो कॉस्ट्यूम वो कपड़े होते हैं जो किसी स्पेसिफिक ओकेजन में या किसी स्पेसिफिक फंक्शन में किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए पहने जा सकते हैं। मैं आपको इमेज दिखा देता हूं कि किस तरह के कपड़ों का आप कॉस्ट्यूम्स कह सकते हैं। एक्चुअली में यहाँ सेंटेंस में जो बात चल रही है, यहाँ पर कोई नाउन आ जाएगा और टू यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी और ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसका ऑब्जेक्ट आ गया और इन प्रीपोजिशन आ गया, प्रीपोजिशन के बाद आ गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है नोटिंग हिल कार्निवल। कार्निवल का मतलब होता है एक सोशल इवेंट या सोशल फेयर जिसमें म्यूजिक हो, डांस हो, लोग एंजॉय कर रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, गुनगुना रहे हो। एक एनुअल फेस्टिवल या एक एनुअल फेयर जिसमें म्यूजिक और डांस वगैरह हो। तो नोटिंग हिल कार्निवल की बात चल रही है जो लंदन में होता है। ये नोटिंग हिल कार्निवल के मैं आपको जो है इमेज दिखा देता हूँ, वो कॉस्ट्यूम पहने हुए लोग दिखा देता हूँ जिन कॉस्ट्यूम्स की यहाँ पर बात की जा रही है। एक्चुअली में यहाँ पर सही ऑप्शन कॉस्ट्यूम ही होना है। अपैरल क्यों नहीं होना है, ड्रेसिंग क्यों नहीं होना है, ये मैं अभी बता दूंगा। कॉस्ट्यूम क्यों होना है ये जरा देखने के लिए ये इस फिगर पर जरा, इस इमेज पर जरा ध्यान दो। ये इनको कॉस्ट्यूम्स बोला जाता है। ये जो लड़की ने पहन रखा है या इस लड़की ने जो पहन रखा है, क्या इसे पहन के बाजार से सब्जी ला सकती है? क्या इसे पहन के अपने ऑफिस जा सकती है या किसी कोचिंग में पढ़ने जा सकती है? नहीं। ये एक तरह का स्पेशल अटायर है, ये एक तरह के स्पेशल ओकेजन के लिए यूज किया जाता है। और ये पूरा का पूरा जो सेट है, इसमें इसका ये मुकुट भी आ गया, इसमें ये फर भी आ गए, ये ज्वेलरी और ये जो हाथ में इसने जो भी कुछ पहना हुआ है, ये सारी चीजें, ये फर आ गए, ये सब कुछ, इस तरह की ज्वेलरी, इस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, इन सब के इस पूरे के पूरे सेट को कॉस्ट्यूम कह दिया जाता है। और ये किसी स्पेसिफिक ओकेजन पर ही पहने जाते हैं। ये नोटिंग हिल कार्निवल में जो है लड़कियां इस तरह के स्पेसिफिक अटायर पहन के, कॉस्ट्यूम्स पहन के डांस कर रही हैं, म्यूजिक को एंजॉय कर रही हैं। और जरा इमेज देख लेते हैं। देखो ये लड़कियां इस तरह के कपड़े पहनकर, जो कि इनके ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स हो सकते हैं या इस कार्निवल में, नोटिंग हिल कार्निवल में पहने जाने वाले ट्रेडिशनल कल्चरल कॉस्ट्यूम्स हो सकते हैं, कल्चरल कॉस्ट्यूम्स हो सकते हैं, उनको पहन के डांस कर रही है, एंजॉय कर रही है। यहाँ पर ये बच्चों ने पहना हुआ है इस तरह के कपड़े। तो ये इस तरह के स्पेसिफिक कपड़ों को ही कॉस्ट्यूम्स कहा जाता है। और ये थी फोटो जो है नोटिंग हिल कार्निवल की। और यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा कॉस्ट्यूम्स। अपैरल्स का मतलब क्या होता है? अपैरल्स भी क्लोथ्स को ही रिफर करता है, लेकिन अपैरल्स या अपैरल क्लोथ को रिफर करता है बिजनेस कंटेक्स्ट में। जब कपड़े या क्लोथ मार्केट में होते हैं सेलिंग और बाइंग पर्पस के लिए, मार्केट पर्पस के लिए, तो उनको अपैरल कहा जाता है। कोई बिजनेसमैन या कोई डीलर जो कपड़ों, या कोई डिस्ट्रीब्यूटर जो कपड़ों को खरीदता बेचता है, वो उन्हें कपड़े नहीं अपैरल बोलता है, उनको क्लॉथ नहीं अपैरल बोलता है। तो अपैरल का मतलब क्लॉथ ही होता है, लेकिन बिजनेस कंटेक्स्ट में, BUSINES, बिजनेस कंटेक्स्ट में। ड्रेसिंग का क्या मतलब है? देखिए ड्रेसिंग क्लॉथ को रिफर नहीं करता, क्लॉथ को रिफर करता है ड्रेस। ड्रेस जो है
एक ऐसा वर्ड है नाउन भी हो जाता है और वर्ब भी हो जाता है। जब ये नाउन होता है तो किसी फॉर्मल ओकेजन पर या किसी फॉर्मल इवेंट पर या किसी भी ओकेजन में पहने जाने वाले कपड़ों को आप ड्रेस कह सकते हैं। और जब ये वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है टू वियर या टू पुट ऑन क्लोथ्स, कपड़े पहनना। ड्रेस का मतलब होता है कपड़े पहनना। तो ड्रेसिंग क्या हो गया, ड्रेस की आईएनजी फॉर्म, यानी कि ड्रेसिंग क्या रिफर कर रहा है, ड्रेसिंग रिफर कर रहा है, ड्रेसिंग क्लॉथ को नहीं, ड्रेसिंग रिफर कर रहा है एक्टिविटी को। ड्रेसिंग का मतलब हो गया द एक्ट ऑफ वियरिंग क्लॉथ्स, कपड़े पहनने के एक्ट को ड्रेसिंग रिफर कर रहा है। तो हम यहाँ पर किसी एक्ट को तो रिफर नहीं कर रहे हैं, हम तो यहाँ पर कपड़ों को रिफर करना चाह रहे हैं। और किन कपड़ों को, स्पेसिफिक क्लोथ्स को। तो यहाँ पर आ जाना चाहिए था कॉस्ट्यूम्स। हाँ, अगर कहीं ऑप्शन में ड्रेसेस लिखा होता ना तो फिर कंफ्यूजन बढ़ जाता। 83 पर चल लेते हैं। ठीक है, एक लंबा चौड़ा तगड़ा सेंटेंस हमें दिया गया है डराने के लिए, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह से सिंटैक्टिकली एनालाइज करते हुए हम जाएंगे, हम देखेंगे कि ब्लैंक में कौन सा वर्ड सही है। देयर इज होप दैट बेटर फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट विल हेल्प इन द ब्लैंक दिया हुआ है ऑफ वाइल्ड लाइफ दैट इज कॉन्स्टेंटली फेसिंग थ्रेट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग ह्यूमन एक्टिविटीज। देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट लगा दिया गया है, एक प्रोनाउन का इसका पार्ट ऑफ स्पीच है और इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यहाँ पर लगा है। देयर को एक डमी सब्जेक्ट या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में लगाया जाता है किसी की एग्जिस्टेंस बताने के लिए। तो होप की एग्जिस्टेंस बताई जा रही है, इस हो गया यहाँ पर लिंकिंग वर्ब। होप यहाँ पर नाउन की तरह इस्तेमाल हुई है। अब ये जो है आगे एक डेट क्लोज लिखी गई है, ये बताने के लिए कि होप किस चीज के बारे में है। होप को फर्दर मॉडिफाई करने के लिए डेट क्लोज लगाई गई, डेट कंजंक्शन से उस क्लोज को जोड़ा गया। बेटर फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट, मैनेजमेंट यहाँ पर नाउन हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया एडजेक्टिव, और बेटर को लगाया गया यहाँ पर एडजेक्टिव हो रहा है, एडवर्ब हो रहा है, एडजेक्टिव ही हो रहा है। ये बेटर जो है मैनेजमेंट के लिए लगाया गया है, ना कि फॉरेस्ट्री के लिए। तो बेटर को भी मैं एडजेक्टिव ही कंसीडर करूंगा। एक्चुअली बेटर एक ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। तो बेटर अगर इस एडजेक्टिव के लिए आता तो उसको एडवर्ब कंसीडर किया जा सकता था। बेटर आया है या मैनेजमेंट के लिए, बढ़िया मैनेजमेंट की बात की जा रही है, तो मैं इसको एडजेक्टिव कंसीडर करूंगा। अच्छा, बेटर फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट, ये पूरी की पूरी नाउन फ्रेज क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई। विल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लग गया, हेल्प हो गया यहाँ पर मेन वर्ब, और मेन वर्ब इंट्रांजिटिवली यूज हो रही है तो ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं। प्रीपोजिशन लगाया, प्रीपोजिशन के बाद उसका लगाया ऑब्जेक्ट की किस चीज में हेल्प करेगी। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आना था और ऑब्जेक्ट लिखा है ये नाउन फ्रेज में, द लगा है आर्टिकल, और यहाँ पर कोई नाउन आना है। नाउन है साल्वेशन, गार्डिंग, सुपरविजन या कंजर्वेशन। और किसके, देखो आगे जो है इस नाउन को फर्दर मॉडिफाई करने के लिए एक और प्रीपोजिशनल फ्रेज लगी है, ऑफ प्रीपोजिशन, और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया ऑफ वाइल्ड लाइफ। उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया वाइल्ड लाइफ, लाइफ नाउन हो गया, वाइल्ड हो गया उसके लिए एडजेक्टिव। तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज से भी कई बार हेल्प मिलती है कि हमें कौन सा वाला नाउन यहाँ पर लगाना है। कई बार इस प्रीपोजिशन से भी हेल्प मिल सकती है कि किस तरह के नाउन को हमें लिखना चाहिए। एक्चुअली में प्रीपोजिशन लगाया गया है उस नाउन को हेल्प से जोड़ने के लिए। तो अगर हम इस पूरे स्ट्रक्चर को सिंटैक्टिकली और सिमेंटिकली समझ पाते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि किस तरह के वर्ड की जरूरत है। और अगर बहुत अच्छे से इस सेंटेंस में जानना है कि कौन सा वाला वर्ड चाहिए तो पूरे कंटेक्स्ट को ही समझ लो, एक बार पूरे सेंटेंस को पढ़ लिया करो। देयर इज होप दैट बेटर फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट विल हेल्प इन द ब्लैंक ऑफ वाइल्ड लाइफ दैट इज कॉन्स्टेंटली फेसिंग थ्रेट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग ह्यूमन एक्टिविटीज। दैट लगाया गया फिर से लाइफ के लिए एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जो कि सब्जेक्ट भी हो रहा है। इज लगाई गई यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, कॉन्स्टेंटली फेसिंग, फेसिंग यहाँ पर मेन वर्ब हो गई जो कि ट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट भी लगा है थ्रेट नाउन, ठीक है, और कॉन्स्टेंटली लग गया एडवर्ब मैनर फेसिंग के लिए। बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन हो गया उस रीजन को बताने के लिए कि थ्रेट क्यों है। बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन के बाद लिखा गया है इंक्रीजिंग ह्यूमन एक्टिविटीज। इंक्रीजिंग ह्यूमन एक्टिविटीज पूरी की पूरी नाउन फ्रेज हो गई, इस बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गई, और एक्टिविटीज इसमें नाउन है, और ह्यूमन हो गया इसमें एडजेक्टिव, और इंक्रीजिंग हो गया यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक्टिविटीज इंक्रीज हो रही है,
तो इंक्रीजिंग भी क्यों है, एक्टिविटीज के लिए एडजेक्टिव हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। पूरा से जो है मैं इसको हटा देता हूं। हमने इंटरप्रेट कर लिया, एक बार सेंटेंस की स्ट्रक्चर को समझ लिया, सिमेंटिकली हम समझ गए कि किस तरह के मीनिंग को कन्वे किया जा रहा है, किस ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट में किस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करने की कोशिश की जा रही है इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स के द्वारा। तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, साल्वेशन, गार्डिंग, सुपरविजन, कंजर्वेशन। देखिए जो लोग बुक्स वगैरह पढ़ते हैं ना, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, वो देखते ही यहाँ पर लगा देंगे कि यहाँ पर कंजर्वेशन आना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको जो है चारों शब्दों के मीनिंग पता होने चाहिए। और चारों शब्दों के मीनिंग अगर आपको पता है तो बिल्कुल बहुत आसान सेंटेंस है, बहुत मुश्किल सेंटेंस नहीं है। साल्वेशन को समझ लेते हैं। साल्वेशन, देखिए साल्वेशन जो है ना, बना है, साल्वेशन का जो रूट वर्ड है, जो बेस वर्ड है वो है साल्वरे। ये मेरे ख्याल से ये है सलावरे, नहीं स्पेलिंग में जरा ठीक है, यही होगा साल्वरे। ये एक तरह का लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है टू सेव। तो साल्वेशन का मतलब हो गया, साल्वेशन एक नाउन है, ठीक है। साल्वेशन का मतलब हो गया द स्टेट और द एक्ट, द स्टेट और द एक्ट ऑफ बीइंग सेव्ड और प्रोटेक्टेड फ्रॉम डैमेज, लॉस और हार्म। अब देखो ये जो साल्वेशन वर्ड है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट सेंस में यूज किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट सेंस से मतलब है कि कोई इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। जिन चीज़ों को बचाया जा रहा है डैमेज से, वो कोई फिजिकल चीज़ें नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी कुर्सी को नुकसान होने से बचा लिया तो आपने उसको सॉल्व कर लिया। किसी के कॉन्शियसनेस को, किसी की मोरालिटी को, किसी की कॉन्शियस को, किसी कॉन्सेप्ट को, किसी आइडियोलॉजी को, किसी ट्रेडिशन को, किसी कल्चर को प्रोटेक्ट कर लेना, सेव कर लेना, साल्वेशन कहा जा सकता है। यह साल्वेशन का एक और बहुत अच्छा मीनिंग है, बहुत अच्छा कंटेक्स्ट में साल्वेशन वर्ड को यूज किया जाता है, और वो है साल्वेशन इज द एक्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग अ सोल मतलब आत्मा, फ्रॉम सिन, पापों से या पापों के दुष्परिणाम से किसी आत्मा को बचा लेने का जो एक्ट होता है वो भी साल्वेशन होता है। आप किसी बड़े जो है रिलीजियस लीडर के पास जाएंगे तो जो है इधर उधर के तंत्र मंत्र विद्या जो है आपके ऊपर मारता है, फूकता है, ताकि वो आपकी आत्मा को आपके बुरे पापों से, आपकी सोल को उन सिन से, उसके कॉन्सिक्वेंसेस से बचा सके। ये साल्वेशन का बहुत अच्छा मीनिंग है। साल्वेशन जो है ज़्यादातर इसी मीनिंग को रिफर करते हुए पाया जाता है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि हम वाइल्ड लाइफ को सॉल्व करने वाले हैं। वाइल्ड लाइफ तो क्या है, वो पेड़ पौधे, वो घास फूस, वो झाड़ियाँ, तो वो तो फिजिकल ऑब्जेक्ट है। तो इस कंटेक्स्ट में, मतलब जिस कंटेक्स्ट को हमारे सेंटेंस में दिया गया है, साल्वेशन सही वर्ड नहीं है, यूजेबल नहीं है। दूसरा वर्ड हमें क्या दिया गया था? दूसरा वर्ड हमें दिया गया था गार्डिंग। देखिए गार्ड का मतलब होता है किसी पर्सन को या किसी थिंग को अटैक से बचा लेना या चुराने से बचा लेना। किसी को अगर आप गार्ड कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि कोई उसको मार पीट ना सके, या किसी चीज को अगर आप गार्ड कर रहे हैं तो आप इसलिए कर रहे हैं कि कोई उसको चुरा ना सके। तो गार्ड एकदम अलग कंटेक्स्ट में यूज होने वाला वर्ड है। गार्ड का मतलब अगर मैं लिखना चाहूँ, गार्ड वर्ब भी हो जाता है और नाउन भी हो जाता है। तो गार्ड का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट someone or something from being attacked और stolen। ठीक है। और हमें क्या वर्ड चाहिए था? हमें चाहिए था यहाँ पर नाउन। जब नाउन होगा तो भी गार्ड एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा सिक्योरिटी गार्ड, कितना सुना होगा आपने, गार्ड एक ऐसा पर्सन होता है जो इस एक्ट को करता है। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ कोई पर्सन हमें चाहिए नहीं
कि हम यहाँ पर कोई गार्ड लगा रखा है हमने वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। तीसरा वर्ड है हमारा सुपरविजन। सुपरविजन अच्छा वर्ड है। सुपरवाइज हमारी वर्ब होती है और सुपरवाइज से ही बना है सुपरविजन। सुपरवाइज से बना है सुपरविजन। सुपरवाइज वर्ब का मीनिंग समझ लेंगे, सुपरविजन का अपने आप क्लियर हो जाएगा। सुपरवाइज का मतलब होता है टू ऑब्जर्व, टू ऑब्जर्व और डायरेक्ट, टू ऑब्जर्व और डायरेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एन एक्टिविटी। देखिए जो कंपनीज होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो अपने एम्प्लॉय को क्या कहते हैं, ये सुपरवाइजर है हमारे। तो वो जो सुपरवाइजर होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है कंपनी में या किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी फील्ड ऑफ एक्टिविटी में, जो भी चल रहा है, जो भी एक्टिविटीज वहां पे चल रही है उनको ऑब्जर्व करना और उनको डायरेक्ट करना। तुम ये ऐसे करो, तुम बैठे क्यों, खड़े हो जाओ, जल्दी करो, इसको फटाफट करो, बस इसको रोक दो, चलो चलो ठीक है ये हो गया, बस इसको साइड कर दो, दूसरा वाला काम शुरू करो। ये एक सुपरवाइजर का काम होता है। तो सुपरवाइज का मतलब क्या, टू ऑब्जर्व और डायरेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एन एक्टिविटी। या मैं ये कह सकता हूं टू वॉच अ पर्सन और थिंग टू मेक श्योर that everything is correct। अगर आप किसी चीज को सुपरवाइज कर रहे हैं तो आप उस पर्सन को, उस चीज को देख रहे हैं, उस एक्टिविटी को देख रहे हैं ताकि सब कुछ ठीक हो। थिंक की जगह ना मैं एक्टिविटी लिखूंगा। सुपरवाइज जो क्या आता है वो किसी पर्सन के बिहेवियर को क्या आता है, या किसी एक्टिविटी, किसी प्रोसेस को सुपरवाइज किया जाता है। ऐसा नहीं आपके सामने मेज कुर्सी या कोई कार खड़ी है, आप उस कार को देख रहे हैं तो आप उसको सुपरवाइज कर रहे हैं, नहीं। हाँ, उस कार का उस कार में कुछ रिपेयरिंग का काम चल रहा हो या कोई पर्सन कुछ उसमें काम कर रहा हो तो आप उस एक्टिविटी को सुपरवाइज कर सकते हैं। टू वॉच ए पर्सन और एन एक्टिविटी, पर्सन के बिहेवियर को या किसी एक्टिविटी को सुपरवाइज किया जाता है। तो सुपरविजन का मतलब क्या, द एक्ट ऑफ सुपरवाइजिंग। चौथा वर्ड था हमारा कंजर्वेशन। कंजर्वेशन यहाँ होना है, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जाता है। कंजर्व का मतलब क्या है, कंजर्व हमारी वर्ब है और इसी से बना है कंजर्वेशन। कंजर्व वर्ब का मतलब होता है टू कीप और प्रोटेक्ट समथिंग फ्रॉम डैमेज, नेगेटिव चेंज, ठीक है, और लॉस। किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करना कि उसमें कोई नेगेटिव चेंज ना आए, यही होता है उसको कंजर्व करना। और कंजर्व से ही बना है कंजर्वेशन। जो पेड़, यही कहा जा रहा है कि जो पेड़ पौधे हैं उनको कंजर्वेशन की आवश्यकता है। कंजर्व भी तो क्या आता है पेड़ पौधों को, जो हमारी वाइल्ड लाइफ है उनको कंजर्व किए जाने की आवश्यकता होती है ताकि उनमें कोई भी नेगेटिव चेंज ना आए, कोई भी डैमेज ना आए। ऐसा ना हो कि लोग इधर उधर से आए और उनको काट कर ले जाएं, या वहाँ पर आग लग जाए, या वहाँ पर कुछ ऐसा गलत हो जाए जिससे हमारा सर्वाइवल जो है, हमारी जो लिविंग स्टेट है वो खतरे में पड़ जाए। तो इसी तरह के मीनिंग को कन्वे करने के लिए हमें यहाँ पर लगाना था कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। देयर इज होप दैट द बेटर फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट विल हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ wildlife that is constantly facing threat because of increasing human activities। ठीक है, लोग क्या करते हैं, वाइल्ड लाइफ को हटाते जा रहे हैं, वहाँ पर शहर बना देते हैं, वहाँ पर कंपनी, वहाँ पर सड़क बना देते हैं, वहाँ पर मॉल खड़े कर देते हैं। तो हमें क्या है, बेटर फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं वाइल्ड लाइफ एरियाज में। ठीक है, रिजर्व बना दिए जाते हैं वाइल्ड लाइफ को जो है कंजर्व करने के लिए। 83 हो गया, 84 पर चल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, द बर्निंग ऑफ द एफिजी ऑफ रावणा, एफिजी का मतलब स्टैचू, द बर्निंग ऑफ द एफिजी ऑफ रावणा ऑन दशहरा। ठीक है, यहाँ पर कोई वर्ब आएगी, स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा आपको, और ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है इसीलिए उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा है। द बर्निंग, किस चीज की बर्निंग, ऑल इविल्स, ऑफ ऑल इविल्स। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, इविल्स नाउन हो गया, ऑल हो गया इसके लिए डिटर्मिनर। द बर्निंग, बर्निंग यहाँ पर क्या है, नाउन है, जेरेंड के रूप में यूज हुआ है, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम नाउन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए हमने उससे पहले आर्टिकल भी लगा दिया। वर्ब की आईएनजी फॉर्म को अगर नाउन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं
तो ये हमारा क्या हो गया, जीरेंड हो गया। अब ये जीरेंड लगा है, ये पूरा का पूरा नाउन फ्रेज क्या हो गया, हमारी सब्जेक्ट होगी सेंटेंस की। ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा है, किसकी बर्निंग की बात की जा रही है। एफिजी का मतलब एक टॉल स्टैचू को एफिजी बोला जाता है। द आर्टिकल हो गया, ऑफ यहाँ पर प्रीपोजिशन। और अब ये बताने के लिए कि किसके एफिजी की बात हो रही है, किसके पुतले की बात हो रही है, हमने ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेज लगा दी, तो प्रीपोजिशनल फ्रेज एपीजी के लिए आ गई, एडजेक्टिव फ्रेज हो गई। ऑन दशहरा, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो ओकेजन बताने के लिए। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज भी एडजेक्टिव फ्रेज ही हुई बर्निंग के लिए, कि ये बर्निंग कब की जाती है, दशहरा को की जाती है, लिखी वहां गई है। अब देखो ये सारा का सारा सब्जेक्ट हो गया, ये भी एडजेक्टिव फ्रेज है, ये भी एडजेक्टिव फ्रेज है, ये भी एडजेक्टिव फ्रेज है। तीनों प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है एक के बाद एक लिखी हुई सीक्वेंस में अलग अलग मीनिंग को ऐड करने के लिए, तीनों की तीनों एडजेक्टिव फ्रेज है। सब्जेक्ट लिखा हुआ था, अब आएगी हमारी वर्ब, यहाँ पर चाहिए हमें वर्ब, वो भी ट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो क्या करती है बर्निंग, एपिटिमाइज करती है, इंटेंसिफाई करती है, पर्सोनिफाई करती है, सिंबलाइज करती है। रावण के पुतले की जो बर्निंग है वो ऑल इविल्स की बर्निंग को एपिटिमाइज करती है। एपिटिमाइज का मतलब जानते हैं कि आप, एपिटिमाइज बना है एपिटिमी से। एपिटमी, एपिटमी एक नाउन होता है और इसका मतलब होता है अ टिपिकल और परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। ए टिपिकल और परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, या एपिटिमी किसी एक पर्सन को, किसी ऐसे पर्सन या किसी ऐसी एक थिंग को एपिटमी कहा जा सकता है जो किसी भी क्वालिटी का या किसी भी सिचुएशन का या किसी भी कंडीशन का परफेक्ट एग्जाम्पल हो, एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटी और आइडिया और समथिंग, ठीक है। एपिटमी का मतलब होता है टिपिकल और परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ए क्वालिटी, आइडिया और समथिंग। तो किसी पर्सन या किसी थिंग को भी आप एपिटमी कह सकते हैं अगर वो किसी क्वालिटी का, किसी आइडिया का या किसी भी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल है। एपिटमाइज का मतलब होता है टू बी एपिटमाइज। एपिटमी से ये मैंने एक वर्ब बना दी, एपिटमाइज वर्ब, जो कि ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। एपिटमाइज का मतलब होता है टू बी अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ क्वालिटी, किसी भी आइडिया का या किसी भी सिचुएशन का, समथिंग। तो क्या ये परफेक्ट एग्जाम्पल है? क्या आप कह सकते हो परफेक्ट एग्जाम्पल है ये ऑल इविल्स का, ऑल इविल्स की बर्निंग का? कहा नहीं जा सकता। देखिए हम कैसे तय कर सकते हैं? क्या हमें बाकी के सारे एग्जाम्पल्स पता है? नहीं। आप किसी चीज को परफेक्ट तभी कह सकते हैं जब आपको बाकी की चीजों के बारे में पता हो, आपको सब कुछ पता है, आप फिर उसमें से एक को परफेक्ट कह सकते हैं। लेकिन एपिटमाइज सही है, एपिटमाइज इस कंटेक्स्ट में यूजफुल हो सकता है। लेकिन अगर हम दूसरे और ऑप्शंस को देखेंगे तो हमें दूसरे ऑप्शंस में से कोई और वर्ड भी सही लग सकता है। जरा देख लेते हैं। इंटेंसिफाई का मतलब होता है टू मेक समथिंग मोर इंटेंस। इंटेंसिफाई का मतलब होता है, इंटेंसिफाई बना है इंटेंस से, इंटेंसिफाई टू मेक समथिंग मोर इंटेंस। अब ये जो इंटेंस वर्ड है ये क्या है? ये है एडजेक्टिव, और इंटेंस का मतलब होता है एक्सट्रीम और फोर्सफुल या वेरी सीरियस। किसी ओपिनियन की या फीलिंग्स की या इमोशंस की बात करें, हम कहें इंटेंस ओपिनियन, हम कहें इंटेंस फीलिंग, तो हम क्या कह रहे हैं? वेरी सीरियस ओपिनियन या वेरी सीरियस फीलिंग्स, वेरी सीरियस इमोशंस। तो किसी चीज को और ज्यादा सीरियस कर देना, और ज्यादा एक्सट्रीम या फोर्सफुल कर देना, मतलब इंटेंसिफाई। तो क्या इंटेंसिफाई करते हैं हम ऑल इविल की बर्निंग को? नहीं। ये भी मतलब उस ऑब्जेक्टिव मीनिंग में जो हमें चाहिए मोस्ट सुटेबल वर्ड, जो उस ऑब्जेक्टिव मीनिंग में मोस्ट सुटेबल होगा हम उसे लगाएंगे। वो अभी तक नहीं मिला। पर्सोनिफाई, पर्सोनिफाई बना है पर्सन से। पर्सन एक नाउन होता है, पर्सन से बना पर्सोनिफाई। पर्सोनिफाई का मतलब होता है टू ट्रीट समथिंग एज इफ इट वर अ पर्सन। किसी चीज को
इस तरह से ट्रीट करना जैसे कि वो एक पर्सन हो, या किसी चीज में पर्सन के एट्रीब्यूट्स दिखाना। मैं यहां पर लिख देता हूं, पर्सोनिफाई का मतलब हो गया टू ट्रीट समथिंग एज इफ इट वर अ पर्सन। इमेजिन कर रहा हूं मैं पास्ट सब्जेक्टिव मूड लगा के, वर्ड लगा के। या टू रिप्रेजेंट आइडिया और कॉन्सेप्ट इन ह्यूमन फॉर्म। ह्यूमन फॉर्म में किसी कॉन्सेप्ट या आइडिया को जो है रिप्रेजेंट करना। तो क्या ये पर्सोनिफाई करता है? क्या हम उसे एक पर्सन की, उसकी बर्निंग को हम पर्सन की तरह ट्रीट करने लगता है? ये भी उस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये भी नहीं। अच्छा, एपिटिमाइज कर भी सकता है। इस ऑप्शन को मैंने अभी खुला छोड़ा है, जो मोस्ट सुटेबल होगा वो लगा देंगे। सिंबलाइज का क्या मतलब है, जरा यहां पर समझ लेते हैं। देखिए, सिंबल से बना है सिंबलाइज। सिंबल का मतलब होता है समथिंग दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट a quality और an idea। कोई भी ऐसी चीज जो किसी क्वालिटी को, किसी आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की जाती है, उसको कहते हैं सिंबल। और ये सिंबल में क्या क्या हो सकता है? सिंबल कोई मार्क, कोई साइन, कोई ऑब्जेक्ट आप सिंबल कह सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को आप सिंबल कह सकते हैं। किसी आप एक्टिविटी को, कोई एक्टिविटी चल रही है तो आप कह सकते हैं ये एक्टिविटी उस चीज का सिंबल है, उस चीज का प्रतीक है, उस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। ETC लिखवा देता हूं। ये सारी चीजें जो किसी आइडिया को, किसी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो सारी की सारी सिंबल ही होती हैं। और सिंबल से बना है सिंबलाइज। तो सिंबलाइज का मतलब क्या हो गया? सिंबलाइज का मतलब हो गया टू रिप्रेजेंट अ क्वालिटी और एन आइडिया। किसी आइडिया को या किसी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करना मतलब सिंबलाइज करना। अब देखो, ये बाकी के दो तो होने ही नहीं थे। इन दोनों में से भी ये वाला ज्यादा सही लगेगा आपको, कि जो बर्निंग है एफिजी की, वो इविल्स की बर्निंग को सिंबलाइज करती है। हम ये नहीं कह सकते कि वो परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि बाकी और चीजें हमें पता नहीं, क्या पता उसका परफेक्ट, ऑल इविल्स की बर्निंग का परफेक्ट एग्जाम्पल कुछ और भी हो सकता हो। ये एक ओपिनियन हो गई। सिंबलाइज करना मतलब वो उसको रिप्रेजेंट करती है, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। तो यहां पर लिखेंगे 84 का 4 ऑप्शन, ये वाला ज्यादा सही हो जाएगा। 85 में चल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? द स्टेट गवर्नमेंट आर्ग्यूड दैट इट कुड नॉट, ब्लैंक आपको दिया हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है द इंक्रीज इन द टीचर सैलरीज एज अवॉर्डेड बाय द कोर्ट। ठीक है, देख लेते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, दोनों एस और जी बड़े बना रखे हैं। आर्टिकल हो गया और इससे पहले लग गया डिटर्मिनर, पूरी की पूरी नाउन फ्रेज एक सब्जेक्ट हो गई। आर्ग्यूड यहाँ पर मेन वर्ब हो गया, और उसके बाद लिखा है कि आर्ग्यू किस बारे में किया गया? आर्ग्यू डेट ट्रांजिटिवली यूज हो रही है, और उसके बाद लिखा हुआ है वो डेट क्लोज, डेट कंजंक्शन से लिख दिया। इट यहाँ पर फिर से एक सब्जेक्ट हो गया प्रोनाउन। कुड नॉट मोडाल हो गया, हेल्पिंग वर्ब। नोट लग गया यहाँ पर एडवर्ब। यहाँ पर आनी चाहिए मेन वर्ब, और जो मेन वर्ब होगी वो ट्रांजिटिव नेचर की होगी, इसलिए उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है द इंक्रीज। और ये ऑब्जेक्ट जो है इंक्रीज हो गया ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट। और इंक्रीज के बारे में बताने के लिए कि किसकी इंक्रीज की बात हो रही है, इन प्रीपोजिशन लगाया गया, और प्रीपोजिशन के बाद लिखा गया है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। सैलरीज नाउन हो गया, टीचर्स एडजेक्टिव हो गया। अब देखो यहाँ पर भी गड़बड़ है। अब ये चीज सोचो, ये जो सैलरीज है ये नाउन है, टीचर्स है एडजेक्टिव। क्या एडजेक्टिव प्लूरल हो सकते हैं? टीचर जो है सैलरीज नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आया है, इसका मतलब टीचर हो गया नाउन मॉडिफायर। नाउन मॉडिफायर कुछ और नहीं बल्कि एडजेक्टिव ही होते हैं। एडजेक्टिव का ही घर का निक नेम है नाउन मॉडिफायर। एडजेक्टिव को ही ग्रामेरियन नाउन मॉडिफायर कह देते हैं। तो क्या कभी एडजेक्टिव का प्लूरल बन सकता है? क्या आप बैड बॉय लिख रहे हैं तो आप क्या बैड्स बॉय लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। ये जो प्लूरल और सिंगुलर वाला जो
एट्रीब्यूट होता है ये नाउन में होता है, ये एडजेक्टिव में नहीं होता। एडजेक्टिव तो नाउन की विशेषता बताने के लिए आते हैं, और कोई विशेषता प्लूरल में थोड़ी ना आ सकती है, ठीक है। तो सिंगुलर या प्लूरल वो हो सकता है जिनको काउंट किया जा सकता है, और काउंट किया जा सकता है ऑब्जेक्ट्स को। ये मेरे पास एक पेन है, मेरी 5 उंगली है, 1 2 3 4 5। मेरी सफेद मेरी सांवले रंग की उंगली है। अब सांवले को जरा काउंट करके दिखाओ। मेरे 5 सांवले हैं, मेरे 10 सांवले हैं, ये नहीं कर सकते ना। तो सिंगुलर प्लूरल जो एट्रीब्यूट होता है वो एडजेक्टिव में नहीं होता। तो यहाँ पर इसने प्लूरल कैसे बना दिया। अब अगर आप इसको सिंगुलर करोगे तो ये पता नहीं लगेगा कि एक टीचर की सैलरी की बात हो रही है, बहुत सारे टीचर की सैलरी की बात हो रही है, या सभी टीचर्स, स्टेट में जितने भी टीचर थे सभी टीचर की सैलरी की बात हो रही है। तो इसको सिंगुलर बनाकर भी सही तो कर दोगे आप, सिंटैक्टिकली तो सही कर दोगे, लेकिन सिमेंटिकली जिस मीनिंग को कन्वे करने की कोशिश की जा रही है वो मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो इससे अच्छा ना इसको प्लूरली रहने दो, लेकिन इसको एडजेक्टिव कंसीडर ना करके इसको पजेसिव केस बना दो, और उसके लिए सीधे तुम्हें यहाँ कोमा लगाना पड़ेगा, अपोस्ट्रोफी लगाना पड़ेगा। कोमा यहाँ नहीं लगेगा, आर के बाद कोमा लगेगा एस के बाद, क्योंकि प्लूरल फॉर्म में है ना। प्लूरल फॉर्म में जब अपोस्ट्रोफी लगाया जाता है तो एस के बाद लगाया जाता है। तो इस तरीके से अब ये एडजेक्टिव नहीं रहा, ये हो गया एक पजेसिव नाउन, और दा लगाया जाता है पजेसिव नाउन के लिए, टीचर के लिए वो लगा दिया गया, और इसके पजेशन में है सैलरीज। अब ये मीनिंगफुल है। हो सकता है एसएससी ने ऐसे ही लिख के दिया गया हो, एसएससी के द्वारा इसी तरह से लिखा गया हो, लेकिन किरण पब्लिकेशन ने अपोस्ट्रोफी एस हटा दिया हो, वो खा गए हो इसे। फिर एज यहाँ पर लगा हुआ है, एज का जरा फंक्शन देखो क्या है, अवॉर्डेड बाय द कोर्ट। अवॉर्डेड तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो एडजेक्टिव है। किसको अवार्ड किया गया है, इस इंक्रीज को अवार्ड किया गया है, तो इंक्रीज के लिए एडजेक्टिव हो गई बाय प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद हो गया इसका ऑब्जेक्ट। अच्छा ये तो सही है, अवॉर्डेड बाय द कोर्ट। एस को मैं क्या कहूं, एस को जरा ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो एज प्रीपोजिशन भी हो जाता है, एडवर्ब भी हो जाता है, और कंजंक्शन भी हो जाता है। अब देखो जब वो प्रीपोजिशन होता है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए था। ऑब्जेक्ट मतलब कोई नाउन प्रोनाउन होना चाहिए था, लेकिन लिखा क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव, तो प्रीपोजिशन नहीं माना जा सकता। अगर उसको कंजंक्शन कंसीडर करने की कोशिश करोगे तो उसके बाद कोई क्लोज लिखी होनी चाहिए, भाई सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कोई क्लोज लिखी होनी चाहिए, कोई क्लोज भी नहीं लिखी, एक वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है जो एडजेक्टिव है, तो क्या आप उसको एडवर्ब मानोगे। लेकिन जब एज एडवर्ब होता है तो एक डिग्री को रिफर करता है, और वो डिग्री को जब रिफर करता है तो वो भी कंपैरिजन में रिफर करता है कि इस चीज की डिग्री उतनी है जितनी इस चीज की डिग्री में है। इस एडजेक्टिव की डिग्री की कंपेयर करता है इस पर्सन के एट्रीब्यूट से, डिग्री से, या एडजेक्टिव की डिग्री से। कंपैरिजन के सेंस में यूज होने वाला एडवर्ब है एज। तो यहां पर क्या कंपैरिजन की जा रही है अवार्डेड की, क्या अवार्डेड की डिग्री की कंपैरिजन की जा रही है किसी की डिग्री से, किससे की जा रही है, कहां लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। एक्चुअली में एज को यहां पर पूरी तरह से एडवर्ब भी कंसीडर नहीं किया जा सकता। फिर क्या कंसीडर करें इसे, और ऐसे बहुत सारी फ्रेज आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप मेरी बातों को फॉलो कर रहे हो तो ये चीजें आपको अटका देंगी, इसलिए मैं थोड़ा सा 5-10 मिनट भी अगर लेक्चर, मुझे कई लोग कह चुके हैं कि सर आपके लेक्चर बहुत लंबे हो रहे हैं, आप पढ़ाते ठीक है लेकिन आपके लेक्चर बहुत लंबे हो रहे हैं। इवन मेरे दोस्तों ने भी मुझे सजेस्ट किया है कि सर आप लेक्चर को थोड़ा छोटा कीजिए, लेकिन मैं कैसे इग्नोर कर दूं। आप में से कोई बच्चा यहाँ पर बता दे, हो सकता है कोई बता भी दे, मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होगा कि एज यहाँ पर प्रीपोजिशन कंसीडर किया जाना चाहिए, कंजंक्शन या एडवर्ब। तो जरा मैं थोड़ा सा इस पर दृष्टि डालने की कोशिश करता हूँ, या हम मिलकर इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। देखो ऐसे आपको बहुत सारी फ्रेज लिखी हुई मिलेंगी, एज अपोज्ड टू, एज स्टेटेड बाय, एज डिक्लेयर्ड बाय, एज क्लेम्ड बाय। अरे कोई भी वर्ब की थर्ड फॉर्म को, किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म को यहाँ पर एडजेक्टिव बनाकर लिखा गया होगा। अब ये तो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन इस एज को क्या कंसीडर करें, एक्चुअली में ये एज रिफर क्या कर रहा है, एज रिफर कर रहा है उस पूरी ही इंफॉर्मेशन को जिसको अपोज किया जा रहा है, जिसको कहा गया है, स्टेट किया गया है, या जिसको डिक्लेयर किया गया है, या जिसको क्लेम किया गया है।
आपके एग्जाम्पल अगर ध्यान से देखेंगे तो एज यहाँ पर रिफर कर रहा है उस टीचर्स की सैलरी में उस इंक्रीज को, यानी कि ऑलमोस्ट इस पूरी की पूरी फ्रेज को एज यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में, मैं डायरेक्ट वे में नहीं कह रहा हूं, इनडायरेक्ट वे में एज यहाँ पर रिफर कर रहा है इस पूरी की पूरी फ्रेज को। तो क्या एज को यहाँ पर एक अगर नाउन फ्रेज को रिफर कर रहा है या किसी प्रोनाउन को रिफर कर रहा है, किसी सिचुएशन को रिफर कर रहा है, किसी इंफॉर्मेशन को रिफर कर रहा है, तो क्या यहाँ पर मैं इसको एडजेक्टिव कंसीडर करूं? नहीं हो सकता। एक्चुअली में ना एज यहाँ पर एक इडियोमेटिक यूसेज में है, यहाँ पर ये जो इंफॉर्मेशन है अधूरी है, यहाँ पर होना चाहिए था एज को कंजंक्शन की तरह, और इस पूरी इंफॉर्मेशन को रिफर करने के लिए द इंक्रीज इन द टीचर सैलरी को रिफर करने के लिए यहाँ पर लिखा होना चाहिए था इट। फिर यहाँ पर एक लिंकिंग वर्ब लगी होनी चाहिए थी कोई बी की फॉर्म में, वो इज या वाज भी हो सकती थी टेंस के हिसाब से। फिर यहाँ पर होना चाहिए था अवॉर्डेड बाय द कोर्ट, ठीक है, एज इट वाज अवॉर्डेड बाय द कोर्ट। अब ये एज कंजंक्शन हो गया उस सिमिलर वे को या उस तरीके को रिफर करने के लिए जिस तरीके में इसको इट को यहाँ पर अवॉर्ड किया गया, एक कंटेक्स्ट को जनरेट करने के लिए। लेकिन एज इट वाज या इसकी जगह केवल क्या लिखा गया? एज लिखा गया। तो एज यहाँ पर इडियोमेटिक एक्सप्रेशन में अगर डिक्शनरी पर या कहीं पर डालकर भी देखोगे तो कोई डिक्शनरी पहली बात तो इस यूसेज के बारे में कहेगी नहीं। एज के जो मेन यूसेज है 98% में जहाँ पर एज यूज होता है उसके बारे में बता देंगे, काम खत्म। और कहीं किसी डिक्शनरी में अगर ये यूज मिल भी गया या गूगल वगैरह पे डाल के देख लिया तो कहीं पर वो एज को कंजंक्शन बताएंगे, कहीं पर वो प्रीपोजिशन बताएंगे, लेकिन ये यहाँ पर इसका एक इडियोमेटिक यूसेज है, इसको इसी तरह से जो है यूज करके चलना। ये इस पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन का शॉर्ट वर्जन मानी जा सकती है। एज यहाँ पर रिफर कर रहा है उस सारी की सारी इंफॉर्मेशन को, उसी को तो अवॉर्ड किया गया है, एज अवॉर्डेड बाय द कोर्ट। चलो अब इसके ऑप्शन पर बात कर लेते हैं वरना लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। द स्टेट गवर्नमेंट आर्ग्यू दैट इट कुड नॉट स्टैंड। स्टैंड का मतलब होता है टू बी इन अ वर्टिकल पोस्चर। मैं अभी स्टैंड कर रहा हूं, मैं वर्टिकल पोस्चर में हूं, तो स्टैंड का मतलब हो गया टू बी इन अ वर्टिकल पोस्चर, ठीक है, या टू बी सिचुएटेड इन या एट अ प्लेस। किसी प्लेस पे सिचुएटेड होना भी स्टैंड करना होता है। या एक मीनिंग और स्टैंड का हो सकता है और वो है स्टैंड का मीनिंग टू बी यहां लिखवा देता हूं इधर को। स्टैंड का मीनिंग होता है टू सक्सेसफुली एक्सेप्ट अनप्लीजेंट सिचुएशन। किसी अनप्लीजेंट सिचुएशन को आपने एक्सेप्ट कर लिया सक्सेसफुली, मतलब आप उस सिचुएशन के सामने स्टैंड कर गए, आप उसे स्टैंड कर गए। स्पेयर का मतलब क्या होता है? स्पेयर का मतलब तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पर स्टैंड तो आना नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि वो जो इंक्रीज था वो अनसक्सेसफुल, वो कोई अनप्लीज सिचुएशन थी और उसको सक्सेसफुली एक्सेप्ट कर लिया। उसको तो एक्सेप्ट ना करने के बारे में आर्ग्यू किया ना स्टेट गवर्नमेंट ने कोर्ट में। तो यहाँ पर ये उस ऑब्जेक्टिव मीनिंग के हिसाब से उसको ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट में सही नहीं है। स्पेयर का मतलब क्या होता है? स्पेयर एडजेक्टिव भी हो जाता है और वर्ब भी। स्पेयर जब एडजेक्टिव होता है तो इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा या अवेलेबल टू यूज बिकॉज इट इज एक्स्ट्रा। अवेलेबल टू यूज बिकॉज इट इज एक्स्ट्रा। जब स्पेयर वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है टू गिव टाइम, स्पेस और मनी, स्पेशली व्हेन इट इज डिफिकल्ट फॉर यू। जब आपके लिए ये मुश्किल है,
जो आपके लिए किसी को समय देना, किसी को पैसे देने, किसी को स्पेस देना मुश्किल है, कठिन है, जो आपके पास खुद इस चीज की बहुत कमी है या आप दे नहीं पाओगे, तब भी आप स्पेस, टाइम या मनी किसी को दे देना, मतलब आपने स्पेयर कर दिया उसको, या यूं कहिए कि वेस्टफुल तरीके से आपने अपने स्पेस को, अपने टाइम को, अपने मनी को ट्रीट किया। वेस्टफुल कहा जा सकता है क्या इसको? कहा जा सकता है कुछ कंटेक्स्ट में। टू गिव टाइम, स्पेस और मनी स्पेशली व्हेन इट इज डिफिकल्ट फॉर यू, व्हेन इट इज डिफिकल्ट फॉर यू। तो स्पेस भी यहाँ पर नहीं आना है। स्टेट गवर्नमेंट ये नहीं कह रही है कि वो इंक्रीज को स्पेयर नहीं कर सकते, इंक्रीज को दे नहीं सकते टीचर सैलरीज में, ठीक है। अफोर्ड यहाँ पर होना चाहिए था, अफोर्ड। अफोर्ड जो है वो एग्जैक्ट वर्ब है जो यहाँ पर लिखी जानी चाहिए। अफोर्ड का मतलब क्या होता है? अफोर्ड का मतलब होता है टू हैव मनी, टू हैव मनी और रिसोर्सेस, टू बाई समथिंग। या ये जो कैन, कुड अफोर्ड बनना है ना, कुड अफोर्ड आपके सामने फ्रेज बन रही है, कैन अफोर्ड, जो वर्ब कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब, ये बन जाएगा टू बी एबल टू बाय और पे फॉर समथिंग। इसी लगभग इसी दूसरे मीनिंग में जो है अफोर्ड को आपके सेंटेंस में यूज किया जाना है। गेट भी नहीं होना, गेट भी यहाँ पर मीनिंगफुल हो जाएगा। गेट का आप मतलब आपको पता है अचीव या अटेन, तो इंक्रीज को अचीव या अटेन नहीं किया जा रहा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, यहाँ पर अफोर्ड करने की बात की जा रही है। 85 का हो गया थर्ड ऑप्शन। 86 पर चल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? साइंटिस्ट एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आर, फिर उसके बाद एक ब्लैंक दिया गया है, हाउ प्लांट्स कैन गिव अस सस्टेनेबल एनर्जी। साइंटिस्ट यहाँ पर नाउन हो गया जो कि प्लूरल काउंटेबल नाउन है, सब्जेक्ट हो गया एट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, एक कंपाउंड नाउन को यूज किया गया है, मतलब एक यूनिवर्सिटी का नाम है, एक इंस्टीट्यूशन का नाम है। यूनिवर्सिटी का यू बड़ा है, कैम्ब्रिज का सी बड़ा है, तो दोनों को जो है नाउन कंसीडर करके चलेंगे। चूंकि साइंटिस्ट की बात हुई थी जो कि प्लूरल था, तो आर लग गई यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर आ रही है कोई मेन वर्ब। कैसे पता चला मुझे? ऑप्शन से पता चला। जब मेन वर्ब है तो आर को हेल्पिंग वर्ब भी मानूंगा। जो मेन वर्ब है ना वो हमारी ट्रांजिटिव नेचर की है, उस ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा है, और ऑब्जेक्ट है पूरी की पूरी ये क्लोज, जो कि एक इनडायरेक्ट स्पीच में इंटेरोगेटरी इंफॉर्मेशन है। वैसे तो एक इंटेरोगेशन है लेकिन असर्टिवली लिखी होगी क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में लिखी है, इनडायरेक्ट सेंटेंस में लिखी है। एक सबऑर्डिनेट क्लोज है, सबऑर्डिनेट क्लोज को असर्टिवली लिखा जाता है, चाहे वो इंटेरोगेशन या इंटेरोगेटरी इंफॉर्मेशन ही क्यों ना हो। हाउ प्लांट्स कैन गिव अस सस्टेनेबल एनर्जी। हाउ एक एडवर्ब हो, मैनर लगाया गया है, उस मैनर के बारे में पता करने के लिए, उस मैनर को इंटेरोगेट करने के लिए, जिस तरीके से, जिस मैनर में प्लांट्स हमें सस्टेनेबल एनर्जी गिव करते हैं, देते हैं। प्लांट्स हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट, कैन हो गया यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यानी कि मोडाल, एबिलिटी बताने के लिए प्लांट्स की, गिव यहाँ पर मेन वर्ब हो गई जो कि डाई ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। डाई ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने बाद दो ऑब्जेक्ट लेंगी। पहला ऑब्जेक्ट पर्सन के रूप में ले लिया, दूसरा ऑब्जेक्ट ले लिया थिंग के रूप में, और वो थिंग क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है। एनर्जी की बात की जा रही है, और एनर्जी भी कैसी? जो सस्टेनेबल फॉर्म में हो, जो सस्टेन कर सके, जो चल सके सालों साल, यूं ना कि एकदम से खत्म हो गई। एनर्जी नाउन, और सस्टेनेबल मेंटेन, सस्टेनेबल मतलब मेंटेनेबल, जो उसी फॉर्म में सस्टेन कर जाए, जो मेंटेन रह जाए, ठीक है। तो यहाँ पर सस्टेनेबल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया एनर्जी के लिए। तो क्या आना चाहिए? लुकिंग, इन्वेस्टिगेटिंग, स्क्रूटनाइजिंग, इंस्पेक्टिंग। देखिए चारों वर्ड ऐसे लिखे हैं जो मीनिंग में लगभग सिमिलर हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, और इस सटल डिफरेंस की वजह से हम तीन को इनमें से एलिमिनेट कर देंगे, वो किसी एक को ही हम ऑप्शन में लगाएंगे। कई बार जो है वर्ड्स के मीनिंग सिमिलर होते हुए भी उनका जो यूसेज होता है वो डिफरेंट होता है, अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज होते हैं, अलग अलग पर्पस के लिए यूज होते हैं, तो वहां से भी उनमें एक डिफरेंस जो है जनरेट हो जाता है, पैदा हो जाता है, जो कि इजीली रिकॉग्नाइजेबल नहीं हो सकता, लेकिन आपको वो पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। और ये थोड़ा बुक्स को पढ़ने से इस तरह की स्किल्स, इस तरह की एबिलिटी हम में आती है, तो मैं प्रीफर करता हूँ कि बुक्स को पढ़ना ना छोड़ें। आपने एनसीईआरटी की बुक्स ले ले, पढ़ना शुरू करें। पहली वर्ब थी हमारी लुक,
अब जो लुक वर्ब होती है इसका मतलब होता है टू डायरेक्ट योर आईज इन ऑर्डर टू सी, अपनी आंखों को इस्तेमाल करना देखने के लिए, या उनको डायरेक्ट करना देखने के लिए। ये जो लुक वर्ब है ये एक फिजिकल एक्टिविटी है, फिजिकल सेंसेस का यूज होता है इसमें। क्या है? फिजिकल एक्टिविटी है। तो यहाँ पर ऐसी कोई फिजिकल एक्टिविटी तो की नहीं जा रही है। किस चीज को करने की बात कर रहे हैं? प्लांट्स सस्टेनेबल एनर्जी कैसे देते हैं, ये एक रिसर्च का विषय है, ये एक स्टडी का विषय है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये क्या है? एक रिसर्च का विषय है। ये एक रिसर्च, ये एक स्टडी का विषय है, और यूनिवर्सिटी में ये रिसर्च, ये स्टडी की जा रही है। कर कौन रहे हैं? साइंटिस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा कोई फिजिकल एक्टिविटी से तो ये होना नहीं है कि खड़े होकर पौधों को देखते रहोगे तो आपको पता लग जाएगा, नहीं। इन्वेस्टिगेटिंग, इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट वर्ब है हमारी ट्रांजिटिव नेचर की। और इसका क्या मतलब होता है? इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है टू एग्जामिन समथिंग केयरफुली इन ऑर्डर टू डिस्कवर ट्रूथ और फैक्ट्स अबाउट इट। किसी चीज के बारे में ट्रुथ जानने के लिए, उसके बारे में फैक्ट जानने के लिए कि क्या सच है क्या गलत है, ये जानने के लिए हम जो है किसी मैटर को, किसी भी चीज़ को एग्जामिन करते हैं, उसी को कहते हैं इन्वेस्टिगेट करना। जो हमारे इन्वेस्टिगेटर होते हैं, अलग अलग तरह के, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग तरह के इन्वेस्टिगेटर होते हैं। तो इन्वेस्टिगेट करने का मतलब हो गया टू एग्जामिन समथिंग केयरफुल्ली in order to discover facts or truth about it, या to understand causes। कोई चीज हो गई, कोई इवेंट हो गया है, कुछ घटना दुर्घटना हो गई, तो किस वजह से हुई, उसके कोजेस जानने के लिए, उसके कोजेस को अंडरस्टैंड करने के लिए भी हम किसी मैटर को इन्वेस्टिगेट करते हैं, एग्जामिन करते हैं। या हमारा और क्या पर्पस हो सकता है? टू गैदर इन्फॉर्मेशन, किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए भी उसको इन्वेस्टिगेट यानी कि एग्जामिन किया जाता है, तो उसको इन्वेस्टिगेट ही कहते हैं। ये पहला मीनिंग हो गया इन्वेस्टिगेट का। दूसरा मीनिंग है इन्वेस्टिगेट का टू कैरी आउट, टू कैरी आउट a research or a study in a subject or a problem। किसी प्रॉब्लम में, किसी सब्जेक्ट में, या किसी सब्जेक्ट से, किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड किसी रिसर्च को, किसी स्टडी को एग्जीक्यूट करना। कैरी आउट का मतलब है टू डू या टू एग्जीक्यूट। तो यहाँ इस वाले दूसरे मीनिंग को कन्वे करती है इन्वेस्टिगेट, इसलिए जो है आपके सेंटेंस में इन्वेस्टिगेट वर्ब मीनिंगफुल हो जाएगी। लेकिन बाकी वर्ब के बीच का डिफरेंस आपको पता है क्या? स्क्रूटनाइज और इंस्पेक्शन में क्या मतलब होता है? इंस्पेक्ट करना किसे कहते हैं? स्क्रूटनाइज बना है स्क्रूटनी से, SCRUTINY, स्क्रूटनी। और स्क्रूटनी नाउन का मतलब होता है द डिटेल्ड एंड केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग। देखिए, इन्वेस्टिगेट का और स्क्रूटनी का और इंस्पेक्ट का, इन्वेस्टिगेट का, स्क्रूटनाइज का और इंस्पेक्ट का मीनिंग कितना सिमिलर है, लेकिन फिर भी इनके बीच में एक डिफरेंस है जिसको रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। वही डिफरेंस बता रहा हूं, जरा समझिए। स्क्रूटनी का मतलब होता है द डिटेल्ड और केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग, ऑफ समथिंग। स्क्रूटनाइज से बना है, स्क्रूटनी से ही बना है स्क्रूटनाइज, स्क्रूटनाइज। और स्क्रूटनाइज का मतलब होता है टू एग्जामिन समथिंग केयरफुली, टू एग्जामिन समथिंग केयरफुल्ली।
देखिए अभी इन्वेस्टिगेट का मीनिंग बताया था मैंने, वहां भी यही लिखा था, टू एग्जामिन समथिंग केयरफुली। लेकिन जब हम चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते हैं, किसी मैटर को, किसी सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो हमारा पर्पस अलग होता है। हमारा पर्पस होता है उसके बारे में फैक्ट्स को, ट्रुथ को जानना, उसके कोजेज जानना, या उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना। लेकिन जब हम स्क्रूटनाइज कर रहे होते हैं तो हमारा पर्पस कुछ अलग होता है, और हमारा यहाँ पर पर्पस होता है टू फाइंड फॉल्ट्स, किसी चीज में गलतियां ढूंढना या उसको पूरी तरह से समझना, और टू अंडरस्टैंड थोरोली, थोरोली का मतलब कंप्लीटली, किसी चीज को कंप्लीटली समझने के लिए कि क्या है, ये किसी इन्फॉर्मेशन को, किसी मैटर को, किसी सिचुएशन को पूरी तरह समझने के लिए उसको एग्जामिन करना, या उसमें फॉल्ट्स ढूंढने के लिए, गलतियां ढूंढने के लिए उसको एग्जामिन करना ही स्क्रूटनाइज करना होता है। तो हमारा यहाँ पे पर्पस अलग होता है। जब हम किसी की स्क्रूटनी कर रहे होते हैं, किसी भी चीज को, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी मैटर को, किसी भी इंफॉर्मेशन को स्क्रूटनाइज कर रहे होते हैं। ऐसी एक वर्ब है हमारी इंस्पेक्शन, या इंस्पेक्शन तो नाउन हो गया, इंस्पेक्ट हमारी वर्ब है। इंस्पेक्ट जो हमारी वर्ब है उसका भी यही सेम सा मीनिंग है। इंस्पेक्ट का मतलब भी यही है, टू एग्जामिन समथिंग केयरफुली। अगर डिक्शनरी पर डाल के देखोगे तो तीनों सिनोनियम आ जाते हैं, टू एग्जामिन समथिंग केयरफुली। बट यहां भी हमारा पर्पस अलग होता है, टू एग्जामिन समथिंग केयरफुली, टू चेक इट्स क्वालिटी एंड कंडीशन। ठीक है, देखिए जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट में या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में हमारे फूड इंस्पेक्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अलग अलग कंपनीज में जाते हैं, फूड का इंस्पेक्शन करते हैं, वो फूड की क्वालिटी या उस कंपनी में जो कंडीशंस हैं उसको चेक करते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग तरह के इंस्पेक्टर होते हैं, तो क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए होता है कि क्वालिटी खराब ना हो जाए या कंडीशन खराब ना हो। तो टू एग्जामिन समथिंग केयरफुल्ली, टू चेक इट्स क्वालिटी एंड कंडीशन, क्वालिटी एंड कंडीशन चेक करने के लिए किसी चीज को एग्जामिन करना मतलब उसको इंस्पेक्ट करना होता है। इंस्पेक्ट का एक मीनिंग हो रहा है, इंस्पेक्ट का मतलब है टू विजिट अ प्लेस टू एंश्योर दैट एवरीथिंग इज लीगल एंड करेक्ट। किसी प्लेस को विजिट करना कि वहां पर सब कुछ सही हो, लीगल हो, एवरीथिंग इज लीगल एंड करेक्ट। इस तरह के मीनिंग को कन्वे करने के लिए हम इंस्पेक्ट वर्ब का यूज कर लेते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि जो साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वो इंस्पेक्ट कर रहे हैं या स्क्रूटनाइज कर रहे हैं, किसी चीज में गलती निकाल रहे हैं। वो एक्चुअली में किसी रिसर्च को कैरी आउट कर रहे हैं, किसी स्टडी को कैरी आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाना चाहिए 86 का दूसरा ऑप्शन। 87 को देख लेते हैं जरा। A number of Indian goods face a competition from Chinese goods in terms of prices and look. A number, देखिए ये आ नंबर है, ये आर्टिकल लगाया गया नंबर के लिए। आ आर्टिकल या आ नंबर जो फ्रेज है, ये एक अनस्पेसिफाइड नंबर को रिफर कर रही है। ठीक है, ए जो है वो अनस्पेसिफिक जनरल सेंस में यूज किया जाता है, नंबर से पहले लगा है। तो ए नंबर जो ये नाउन फ्रेज है, ये एक अनस्पेसिफाइड नंबर को या क्वांटिटी को रिफर कर रही है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। और दूसरी बात ये कि अगर इसका एग्जैक्ट सेंस में आपको बताने की कोशिश करूं तो आ नंबर जो रिफर करता है वो मोर देन अ फ्यू को रिफर करता है। मोर देन अ फ्यू यानी कि कुछ से ज्यादा हो। आ नंबर जितने भी नंबर्स को या जितनी भी क्वांटिटी को रिफर कर रहा है, काउंटेबल क्वांटिटी को ही रिफर कर रहा है, तो नंबर्स की बात ही हो रही है। तो मोर देन अ फ्यू हो, कुछ से ज्यादा हो, लेकिन मैनी से कम हो, बट नॉट मोर देन फ्यू बट नॉट मैनी, मैनी से कम हो या लार्ज नंबर ना हो। यानी कि आ नंबर जो एक नाउन फ्रेज है, इसको एक अनस्पेसिफाइड नंबर को, अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी को रिफर करने के लिए लगाया जाता है, जो कि अ फ्यू से थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है बट मैनी से कम हो। किसके अनस्पेसिफाइड नंबर को रिफर किया जा रहा है, उसको ऑफ प्रीपोजिशन लगाकर लिखा जाता है। तो आ नंबर ऑफ फ्रेज
ऐसे ही मिलेगी, इसी स्ट्रक्चर में, इसी मीनिंग में, समझ जाना। अब ये ऑफ प्रीपोजिशन लगाया गया है ये बताने के लिए किसके अनस्पेसिफाइड नंबर को रिफर किया जा रहा है, और वो नंबर, वो चीजें हैं इंडियन गुड्स। गुड्स जो है इसको एडजेक्टिव मत समझ लेना, गुड्स का मतलब है थिंग्स फॉर बिजनेस पर्पस, थिंग्स फॉर सेलिंग पर्पस। खरीदने बेचने के लिए बाजार में जो चीजें होती हैं उनको गुड्स कहा जाता है। तो इंडियन गुड्स की बात की जा रही है, नंबर ऑफ इंडियन गुड्स। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज आ नंबर के लिए एडजेक्टिव फ्रेज की तरह हो गई। क्योंकि इंडियन गुड्स की बात की जा रही थी, प्लूरल ही होते हैं, आ नंबर ऑफ इंडियन गुड्स। ठीक है, देखिए आ नंबर मैंने क्या कहा था, अनस्पेसिफाइड नंबर को रिफर कर रहा है, अनस्पेसिफाइड नंबर को या क्वांटिटी को रिफर कर रहा है। तो आ नंबर को आप सिंगुलर ना समझ लें, इसको आप सिंगुलर कंसीडर ना कर लें, ये रिफर कर रहा है मोर देन अ फ्यू को। और अ फ्यू जो होता है वो एक से ज्यादा ही होता है, 2, 4, 5, 10 भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि हम किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। अगर हम 100 की बात कर रहे हैं तो 100 यूनिट की अपेक्षा में देखेंगे तो 1 या 2 को या 3 को हम क्या कह सकते हैं, फ्यू। लेकिन 10 से 15 को या 7 से 8 को हम आ फ्यू कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह का डिटर्मिनर होते हैं। तो ये एक से ज्यादा कोई रिफर करता है, इसलिए आ नंबर एक सिंगुलर यूनिट लग रहा होगा आपको, लेकिन यहाँ पर वर्ब कैसे लगाई गई है, फेस लगाई गई है, फेसेस नहीं लगाई गई। ठीक है, तो फेस यहाँ पर क्या हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। और प्लूरल, ये जो सब्जेक्ट है आपका प्लूरली कंसीडर करके चलेंगे आपको, क्योंकि एक से ज्यादा को, आ फ्यू से ज्यादा को, बट मैनी से कम को रिफर करता है। तो फेस यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आना चाहिए उसका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट लिखा है कंपटीशन। कंपटीशन नाउन हो गया, यहाँ पर कोई एडजेक्टिव आना चाहिए। एंग्री, फियर्स, पावरफुल या ब्लड, बोल्ड, सॉरी ब्लड नहीं बोल्ड। तो क्या कोई बोल्ड कंपटीशन चल रहा है? बोल्ड कंपटीशन का, बोल्ड का मतलब होता है फियरलेस, फियरलेस या नॉट शाई। तो ऐसा कोई फियरलेस कंपटीशन चल रहा है, या फियर्स या एंग्री। एक्चुअली में यहाँ पर कोई एंग्री कंपटीशन नहीं चल रहा, कोई पावरफुल कंपटीशन नहीं चल रहा, ये अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। मोस्ट सुटेबल वर्ड है यहाँ पर फियर्स। फियर्स का मतलब आप समझ लेंगे ना तो आपको जरा बड़ी आसानी होगी। फियर्स और भी कई जो है कंटेक्स्ट में, फंक्शन में, मीनिंग में आ सकता है। फियर्स, फियर्स वर्ड का मतलब होता है, एक पहला मतलब तो यही हो गया, फिजिकली वॉयलेंट एंड एग्रेसिव। फिजिकली वॉयलेंट एंड एग्रेसिव। जैसे मैं यहां पे लिख दूं फियर, फियर्स अटैक, या फिर फियर्स बैटल। ये अटैक और बैटल नाउन हो गया। फियर्स मतलब एक ऐसा अटैक जो फिजिकली वॉयलेंट हो, एक ऐसी बैटल जो फिजिकली वॉयलेंट हो, अग्रेसिव हो। एक मीनिंग तो इसका यही हो गया। फिर फियर्स रिफर कर सकता है वेरी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल को। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर फियर्स स्ट्रॉन्ग, एक ऐसा तूफान जो कि फियर्स हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हो। ये हो गया इसका दूसरा मीनिंग। तीसरा मीनिंग फियर्स रिफर कर सकता है शोइंग एनर्जेटिक एक्टिविटीज और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। जैसे मैं लिख दूं यहां पर फियर्स अपोजिशन, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा यहां पर फियर्स अपोजिशन, या मैंने लिखा एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर फियर्स कंपटीशन। एक ऐसा कंपटीशन जिसमें बहुत सारी एनर्जेटिक एक्टिविटीज हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ किया, इन्होंने ये टैक्स लगाया, उधर से चाइनीज गवर्नमेंट ने कोई टैक्स लगाया, चाइनीज गवर्नमेंट ने कोई मेजर्स लिया, कोई जो है तौर तरीका अपनाया, फिर इंडियन गवर्नमेंट ने बदले में। ऐसा जो एक फियर्स कंपटीशन चल रहा है जिसमें बहुत सारी एनर्जेटिक एक्टिविटीज हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं। इस तरह के मीनिंग को कन्वे किया जा रहा है। तो यहाँ पर फियर्स ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ज्यादा सुटेबल है, फियर्स कंपटीशन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन और जिसमें एनर्जेटिक एक्टिविटीज हो। फ्रॉम यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया चाइनीज गुड्स इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस एंड लुक्स। इन प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट टर्म्स, ये बताने के लिए ऑफ प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद दो ऑब्जेक्ट को, दो नाउन वर्ड्स को एंड कंजंक्शन से जोड़ के लिखा गया है। 88 पर चल लेते हैं।
मैनी आइटम्स मेड ऑफ आइवरी वर ब्लैंक दिया हुआ है आपको, लिखा हुआ है फ्रॉम अ डीलर इन एंटीक्स बाय द कस्टम अथॉरिटीज एट द दिल्ली एयरपोर्ट। ठीक है, मैनी तो एक डिटर्मिनर है, आइटम हो गया नाउन, इस डिटर्मिनर के लिए, इस नाउन के लिए डिटर्मिनर आ गया। मैनी आइटम्स एक सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन थे तो प्लूरल तो हो ही जाना था, मैनी काउंटेबल नाउन के साथ ही लगता है, प्लूरल के साथ ही लगता है। मेड यहाँ पर इसके लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई पास्ट पार्टिसिपल, ऑफ प्रीपोजिशन उसके बाद लग गया उसका ऑब्जेक्ट आइवरी। ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है मेड के लिए आई है तो उसको कहेंगे एडवर्ब। चूंकि प्रीपोजिशनल फ्रेज मेड के लिए आई है इसीलिए मेड एडजेक्टिव को नाउन से बाद में लिखा गया है, ना कि पहले। इस कॉन्सेप्ट पर हम काफी चर्चा कर चुके हैं। मैनी आइटम्स प्लूरल था तो यहाँ पर वर हो गया। एप्रोप्रिएटेड, कन्फिस्केटेड, एनेक्स्ड, हाईजैक्ड, क्या इन चारों शब्दों की मीनिंग पता है आपको? फ्रॉम यहाँ पर वो प्रीपोजिशन लग गई और प्रीपोजिशन के बाद दो ऑब्जेक्ट लग गया उस ओरिजिन को, सोर्स को दिखाने के लिए जिससे कुछ लिया गया है। नहीं, मैनी आइटम्स मेड ऑफ आइवरी। आइवरी क्या होता है आपको पता है क्या? आइवरी एक्चुअली में एक सब्सटेंस होता है, एक मटेरियल होता है जो हाथी की टस्क में, सूंड में पाया जाता है। मैंने यहाँ पर जो है आपके लिए इमेज लगवाई है। ये जो हाथी की सूंड होती है ना, ये आइवरी मटेरियल की होती है। और आपने देखा होगा कि हाथी की जो टस्क होती है उसकी जो है स्मगलिंग की जाती है, वो इसीलिए क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होता है और बहुत जो है ऑर्नामेंट्स या बहुत तरह का आइटम इससे बनाए जाते हैं। आइवरी से, हाथी की सूंड से देखो क्या क्या आइटम बनाए जा सकते हैं। ये वो आइटम्स हैं जो कि आइवरी से बने हैं, आइटम्स मेड ऑफ आइवरी। यहाँ पर ये विशेष प्रकार का कोई ब्रेसलेट जैसा कुछ बनाया गया है गोल गोल, और ये यहाँ पर पता नहीं क्या आर्टिकल है, ये हाथी की सूंड को इस तरह से जो है काट फीट कर कुछ अच्छा बनाया गया है, सही लग रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मुझे समझ में आया, ये किसी दरवाजे का हैंडल है और ये यहाँ पर रिंग है और ये यहाँ पर एक कुछ पहनने का बनाया गया है, यहाँ पर रिंग या बैंगल्स वगैरह कुछ हो सकती हैं। तो इस तरह से जो है आइवरी को स्मगल किया जाता है, हाथी की सूंड को तोड़ लिया जाता है मार्केट में बेचकर। इस तरह के ऑर्नामेंट्स और इस तरह के विशेष प्रकार के ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं जो कि बहुत महंगे होते हैं। तो इसी कंटेक्स्ट में जो है आपका सेंटेंस लिखा हुआ है। तो इस तरह के जो आइटम्स थे वो क्या कर लिए गए, वो उस डीलर से पकड़ लिए गए। हिंदी में कह दिया मैंने पकड़ लिए गए, हालांकि पकड़ लिए गए जैसा कुछ मीनिंग नहीं है सेंटेंस में, आपको समझाने के लिए कह दिया। इन चारों में से कोई एक वर्ड आएगा। इन एंटीक्स प्रीपोजिशन, आप तब तक देखो, मैं आगे का सेंटेंस जो इंटरप्रेट कर देता हूँ। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया इन एंटीक्स, बाय प्रीपोजिशन किसके द्वारा ये काम किया गया, कस्टम अथॉरिटीज। बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया कहाँ ये काम किया गया, उस लोकेशन को बताने के लिए। एट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ गया एट द दिल्ली एयरपोर्ट। द दिल्ली एयरपोर्ट उस लोकेशन को रिफर कर रहा है, उस प्लेस को रिफर कर रहा है। एट जो है स्पेसिफिक प्लेस को रिफर करने के लिए लगाया जाता है। ये सेंटेंस हो गया। तो क्या आना चाहिए था, एप्रोप्रिएटेड, कन्फिस्केटेड, एनेक्स्ड, हाईजैक्ड। देखिए चारों वर्ड जो है बड़े इंपॉर्टेंट है, ये कई जगह मैंने जो है लगे हुए देखा है, बार बार आ जाते हैं, समझ लेते हैं। पहला एक वर्ड है एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट, ये जो एप्रोप्रिएट वर्ड है तो एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या होता है, सुटेबल और करेक्ट फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन। जो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए सुटेबल हो या करेक्ट हो, उसको हम क्या कहते हैं, एप्रोप्रिएट है, जस्ट है, सुटेबल है। लेकिन एप्रोप्रिएट ना वर्ब भी हो जाता है, और जब ये वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है टू टेक कंट्रोल, टू टेक समथिंग एंड यूज इट फॉर ए पर्पस। गवर्नमेंट क्या करती है, एक प्रोजेक्ट से, एक डिपार्टमेंट से पैसे को या रिसोर्सेज को निकालकर, मनी को या रिसोर्सेज को निकालकर दूसरे किसी प्रोजेक्ट में, दूसरे किसी डिपार्टमेंट में, दूसरे किसी सिचुएशन में उसको यूज कर लेती है। तो गवर्नमेंट फंड्स का क्या करती है, अप्रोप्रिएट करती है। ये एक मीनिंग में अप्रोप्रिएट यूज हो जाता है। गवर्नमेंट या कोई कंपनी भी ऐसी हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हो सकती है जो अपने किसी विशेष डिपार्टमेंट से या किसी विशेष प्रोजेक्ट से पैसे को या रिसोर्सेज को, मनी को या रिसोर्सेज को निकाल ले, टेक कर ले और उसका यूज कर ले किसी दूसरे पर्टिकुलर पर्पस में, किसी दूसरे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में।
तो कंपनी ने या किसी उसने ऑर्गेनाइजेशन ने पर्सन ने क्या किया, उन फंड्स को, उस मनी को, उन रिसोर्सेज को अप्रोप्रिएट कर लिया। इस कंटेक्स्ट में हम अप्रोप्रिएट को वर्ब की तरह यूज कर लेते हैं। एक मीनिंग और इसका निकल के आ जाता है इसी से मिलता जुलता, टू टेक समथिंग एंड यूज इट फॉर योर ओन बेनिफिट। अपने फायदे के लिए आपने किसी चीज को लिया और इस्तेमाल कर लिया। ऐसा कई बार होता है, कई पॉलिटिशियन पकड़े जाते हैं, कई बार किसी कंपनी का कोई एम्प्लॉय हो सकता है, वो कंपनी के फंड्स को ले ले और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर ले, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में। तो उसने क्या किया, फंड्स को अप्रोप्रिएट कर लिया। अच्छा, इसी मीनिंग को और अच्छे से क्लियर करने के लिए अप्रोप्रिएट का ही एक इन्फ्लेक्शन है, मिस अप्रोप्रिएट। ये आपने सुना होगा, मिस अप्रोप्रिएट, ये भी एक वर्ब होती है। अच्छा, मिस अप्रोप्रिएट जो है इस मीनिंग को ज्यादा क्लियरली कन्वे करती है, लेकिन अप्रोप्रिएट वर्ब भी इस मीनिंग को कन्वे कर सकती है। एक्चुअली में ये जो मीनिंग है ये टू स्टील के सिमिलर मीनिंग है। किसी पैसे को, किसी रिसोर्स को आपने चुरा लिया, इनडायरेक्ट वे में अपने लिए इस्तेमाल कर लिया तो चोरी ही कर लिया। इस तरह के मीनिंग को जो है अप्रोप्रिएट वर्ब कन्वे करती है। तो क्या यहाँ पर वो जो डीलर थे उनसे अप्रोप्रिएट किया गया, कस्टम अथॉरिटीज ने मतलब उनसे अप्रोप्रिएट कर लिया। भाई कस्टम अथॉरिटीज की तो अथॉरिटी है, वो तो लीगली ऑफिशियली ये कर सकती हैं। तो ऐसा तो है नहीं उन्होंने किसी से किसी की कोई आइटम ले लिया और अपने लिए इस्तेमाल कर लिया, किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल कर लिया। इस कंटेक्स्ट में, इस ऑब्जेक्टिव मीनिंग में अप्रोप्रिएट वर्ब का अप्रोप्रिएटेड फॉर्म सुटेबल नहीं है। दूसरा देख लेते हैं, कन्फिस्केटेड। कन्फिस्केट का मतलब क्या हो सकता है? कन्फिस्केट वर्ब है, एक्चुअली में ट्रांजिटिव वर्ब है, और इसका मतलब होता है टू टेक समथिंग फ्रॉम अ पर्सन, टू टेक समथिंग फ्रॉम ए पर्सन ऑफिशियली, राइटफुल्ली, विद अथॉरिटी। कुछ भी लिख दो, अलग अलग डिक्शनरी में अलग अलग लिखा मिल सकता है। किसी पर्सन से कोई चीज ले लेना, उससे जब्त कर लेना ऑफिशियली, राइटफुल्ली, आपका अधिकार है, आपकी अथॉरिटी क्या है, आपकी अथॉरिटी है कि आप उस पर्सन से ये चीज ले सकते हैं। या टू कन्फिस्केट का मतलब हो जाता है टू सीज समथिंग राइटफुल्ली, किसी चीज को राइटफुल्ली अधिकार के साथ जब्त कर लेना। तो सही वर्ड हो जाना चाहिए था यहाँ पर कन्फिस्केट। जो कस्टम अथॉरिटीज है उनका तो राइट है, उनके पास तो ऑफिशियल अथॉरिटी है कि वो किसी भी डीलर से ये आइवरी आइटम जो है, जो कि खरीदने बेचने के लिए जो है बैन है, प्रोहिबिटेड है, इससे बने हुए, आइवरी से बने हुए किसी भी आइटम को वो कन्फिस्केट कर सकती है, सीज कर सकती है। कस्टम अथॉरिटीज के पास वो राइट है। तो यहाँ पर सही वर्ब हो जानी चाहिए थी कन्फिस्केटेड। अच्छा, एक दो वर्ब और लगी हुई है यहाँ पर, एनेक्स और हाईजैक्ट। इनके भी मीनिंग देख लेते हैं, फिर जो है वीडियो को समाप्त करेंगे। अच्छी वर्ब है अनेक्स। अनेक्स का मतलब होता है, अनेक्स जब वर्ब होती है तो उसका मतलब होता है टू ऐड समथिंग एज अ पार्ट। किसी चीज को अपने पार्ट की तरह ऐड कर लेना, किसी चीज को अपने में ऐड कर लेना। टू ऐड समथिंग एज ए पार्ट, कि ये अब हमारा पार्ट हो गया, ठीक है। या किसी, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें कोई चीज ऐड कर दिया आपने, किसी किताब में कुछ ऐड कर दिया तो वो क्या हो गया, एनेक्स हो गया। बुक्स के लास्ट में उधर एनेक्स लिखे रहते हैं ना, वही। अच्छा, एनेक्स का एक मतलब और हो जाएगा इसी से मिलता जुलता, टू ऐड अ टेरिटरी, टू ऐड अ टेरिटरी टू योर ओन टेरिटरी। अपनी टेरिटरी से या अपने कंट्री की टेरिटरी से, अपने स्टेट की, अपने नेशनल, अपने देश की टेरिटरी से, अपने देश की लैंड से किसी दूसरे देश की लैंड को ऐड कर लेना। और ये जब करोगे तो विदाउट अथॉरिटी करोगे, विदाउट परमिशन करोगे।
तो इस मीनिंग में भी जो है अनेक्स को यूज किया जा सकता है। और यहीं से एक नाउन इसी मीनिंग को कन्वे करते हुए एक नाउन बन जाता है और वो होता है अनेक्सेशन। अनेक्सेशन अनेक्सेशन का मतलब है किसी दूसरे के लैंड को, किसी दूसरे देश की नेशन की टेरिटरी को जो है कब्जा लिया, अपने देश की टेरिटरी के साथ मिला लिया, ये होता है अनेक्सेशन। अच्छा, तो इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए भी जो है सेंटेंस को नहीं लिखा गया। फिर एक वर्ब है हाईजैक। हाईजैक का क्या मतलब है? हाईजैक का तो मतलब आपको सबको ही पता है। हाईजैक जब वर्ब होती है तो इसका मतलब होता है टू इलीगली टेक कंट्रोल ऑफ एन एयरक्राफ्ट और अ व्हीकल ड्यूरिंग जर्नी। जर्नी के दौरान किसी एयरक्राफ्ट का या किसी व्हीकल का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना, वो भी इलीगली, उसको हाईजैक करना होता है। या हाईजैक वर्ब जो है इस मीनिंग को भी कन्वे कर लेती है, टू टेक कंट्रोल ऑफ समथिंग एंड यूज इट फॉर योरसेल्फ। किसी चीज का कंट्रोल लेकर उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। अब वो चीज कोई पैसा भी हो सकता है, कोई दूसरा रिसोर्स भी हो सकता है, कोई व्हीकल हो सकता है, कोई अलग वेपन या इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, उसको भी हाईजैक करना कह सकते हैं। तो इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए भी हमें सेंटेंस में जो है ये वाला जो है मीनिंग नहीं चाहिए, ये वाली वर्ब हमें नहीं चाहिए। तो सही वर्ब थी हमारी 88 का दूसरा ऑप्शन। आज के लेक्चर में जो है इतने ही सेंटेंस, एक एक वर्ड को जो है मैं बड़े लॉजिकल तरीके से समझाते हुए जा रहा हूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा रट्टा ना मारना पड़े। शब्दों के बेस को समझिए, उनके रूट वर्ड्स को समझिए, लॉजिकली उनके मीनिंग को समझिए, समझिए कि वो किस कंटेक्स्ट में यूज़ किए जाते हैं, किस स्पेसिफिक डोमेन में वो इस्तेमाल होते हैं, क्या उनका फंक्शन है, क्या उनका एग्जैक्ट मीनिंग है। ये जो सेंटेंस यहाँ पर हमने फिल इन द ब्लैंक्स में आजकल देख रहे हैं, इन सेशंस में जो हम सेंटेंस कर रहे हैं, जो फिल इन द ब्लैंक्स है, ये वोकेबलरी बेस्ड सेंटेंसेस ज़्यादा हैं। ग्रामर से रिलेटेड मैं 2-4 सेंटेंस ही देखता हूँ। 80% 90% सेंटेंस जो होते हैं वो वोकेबलरी पे बेस्ड होते हैं। तो प्रीवियस ईयर की वोकेबलरी को जब आप पढ़ें, जब उसे समझें, तो आप उसको जो है बिल्कुल ब्लाइंड उसको रट्टाफिकेशन ना करें। उसका ब्लाइंड रट्टाफिकेशन ना करने की बजाय शब्दों के एक्चुअल मीनिंग जाने, देखें कि वो किस फंक्शन में यूज होते हैं, किस कंटेक्स्ट में उनका यूज किया जाता है। इसके साथ साथ जो है अपनी रीडिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव करें और देखते रहें हमारे सेशन को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।